हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन जो है ये वेव ऑप्टिक्स ये स्टार्ट कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स इससे पहले अपन ने कंप्लीट कर ही ली थी और रे ऑप्टिक्स में अपन ने लाइट के बारे में कुछ चीज़ें कही थी। तो रे ऑप्टिक्स में लाइट जो है उसके बारे में कहा गया था कि लाइट ट्रेवल करती है किस स्पीड से, 3 × 10⁸ से मीटर पर सेकेंड, और वैक्यूम में या फ्री स्पेस में ये उसकी स्पीड रहती है। मीडियम में उसकी स्पीड मतलब डिपेंड करती है मीडियम पे। डेंसर मीडियम में स्पीड उसकी कम हो जाती है, रेयर मीडियम में ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारी बातें रे ऑप्टिक्स में की हुई थी अपन ने। रे ऑप्टिक्स में लाइट के नेचर के बारे में कुछ नहीं बोला था अपन ने। आप फर्स्ट लेक्चर भी देख लेना रे ऑप्टिक्स का, उसमें भी बताया था आपको कि रे ऑप्टिक्स में लाइट का कोई नेचर नहीं होता, वो लाइट की मैथ्स है। हमने ऐसा माना है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हो रहा है, मतलब जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो सरल रेखा में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसको रे बोल देते हैं अपन, किरण बोल देते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में लाइट के नेचर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। इस चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में अपन लाइट का नेचर, लाइट की प्रकृति के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पे लाइट या प्रकाश के जिस नेचर के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, उस डिस्कशन में आपको नेचर या प्रकृति लाइट की कौन सी माननी पड़ेगी? वेव नेचर मानना पड़ेगा। रे ऑप्टिक्स में लाइट का कोई नेचर नहीं था, वो तो मैथ्स थी कि लाइट आएगी तो क्या क्या मैथ्स फॉलो करेगी, है ना, वो पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में अपने को वेव नेचर के बारे में पढ़ना है। तो इसके आज के लेक्चर में बेसिकली कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी होगी और एक वेव मोशन आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें इंटरफेरेंस व्यतिकरण पढ़ाया हुआ है, वो भी आप अच्छे से पढ़ लेना, उसकी भी इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बेसिकली लाइट जो है ना, वो हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। प्रकाश या लाइट हमेशा से चर्चा का विषय रहा है कि उसका कैसा नेचर है। तो इसके जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक दो आते रहते हैं जेईई मेंस और नीट में, इसलिए आप इनको अच्छे से देख लो। अलग अलग डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट थ्योरीज आई हैं, उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक हाइजन की थ्योरी आएगी, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग से भी पढ़ेंगे, उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले इसमें अपन न्यूटन की बात कर लेते हैं। तो न्यूटन्स थ्योरी, ठीक है, न्यूटन्स थ्योरी, या इसे आप कॉर्पस्कल्स थ्योरी भी बोल सकते हो। तो लाइट जो है, शुरुआत से ही लाइट को लेकर वैज्ञानिकों में अलग अलग विचार थे। उसमें सबसे पहले सबसे फेमस विचार जो दिए गए वो न्यूटन के द्वारा दिए गए, ठीक है। तो न्यूटन ने ये विचार वैसे 16वीं सेंचुरी में दिया था, है ना। और इसमें अपने को पॉइंट्स दो चार ही याद रखने हैं कि न्यूटन ने क्या बोला था। न्यूटन ने बोला कि लाइट जो है ना, वो बनी हुई है स्मॉल पार्टिकल्स की। तो न्यूटन ने बोला कि लाइट किसकी बनी हुई है? स्मॉल पार्टिकल्स की, या छोटे कणों की बनी हुई है। तो लाइट या प्रकाश किसका बना हुआ है? छोटे कणों का, स्मॉल पार्टिकल का। उसी का नाम उसने क्या दे दिया? कॉर्पस्कल, उसका नाम दे दिया गया। तो सबसे पहले थ्योरी न्यूटन की आई, बुक भी लिखी थी इन्होंने एक, और उसमें ये सब थ्योरी लिखी थी कि लाइट जो है उसको किसका बना हुआ माना जाएगा? पार्टिकल्स का बना हुआ माना जाएगा, कणों का बना हुआ माना जाएगा। स्मॉल पार्टिकल्स या छोटे कण हिंदी में लिख लेना, उसका नाम कॉर्पस्कल्स बोलना है अपने को, ठीक है। उसके बाद ये भी बोला गया कि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, सरल रेखा में चलेंगे, विद स्पीड ऑफ लाइट, विद स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो दूसरे पॉइंट में लिख लेना कि यह कण सरल रेखा में चलेंगे, प्रकाश की चाल से ये गति कर रहे होंगे। छोटे मोटे पॉइंट से आपसे पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बनेगा कि न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो दो चार पॉइंट्स हैं, फटाफट वो आप देख लो। तो न्यूटन ने ये माना कि लाइट किसका बना हुआ है? स्मॉल पार्टिकल्स का, छोटे कणों का, कॉर्पस्कल्स उसे बोला गया। वो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, सरल रेखा में चलेंगे। किससे चलेंगे? स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगे। फिर न्यूटन ने बोला कि अलग अलग कलर क्यों दिखाई देंगे? तो उसने बोल दिया कि हर कलर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना, जो छोटे छोटे कण होंगे, उनका शेप क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। जैसे विबग्योर की अगर अपन बात करें, तो विबग्योर की बात करें तो न्यूटन के हिसाब से वॉयलेट का जो कॉर्पस्कल था वो थोड़ा छोटा था, फिर बढ़ते बढ़ते शेप ग्रीन में थोड़ा बढ़ गया, और रेड का जो पार्टिकल था उसका शेप क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। तो न्यूटन के हिसाब से कलर अलग अलग क्यों थे, डिफरेंट कलर क्यों थे, अलग अलग रंग क्यों थे? वो कॉर्पस्कल्स जो हैं उनके अलग अलग आकार के कारण। तो डिफरेंट कलर्स ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ
कॉर्पस्कल्स। छोटे छोटे पॉइंट्स ये ज़रूर याद रखेंगे अपन। तो सबसे पहले लाइट हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, जैसे आजकल आप लोग हैं चर्चा का विषय, ऐसे किसी ज़माने में लाइट चर्चा का विषय थी। और 16वीं सेंचुरी की बात चल रही है ना, 1650 के लगभग की बात है, बड़ी पुरानी बात है। उस समय न्यूटन ने बोल दिया, और न्यूटन का नाम उस समय बहुत था। जैसे इस वक्त तुम्हारा नाम है, तुम कुछ भी बोल दोगे सही माना जाएगा, ऐसे उस वक्त न्यूटन ने जो बोल दिया वो सही मानना पड़ेगा। उस पर अगर तुमने बोला क्यों, कैसे, किंतु, तो आपको जला दिया जाएगा भैया, से जला दिया जाएगा। जब आप जलोगे तो चर्च में धुआं निकलेगा भैया, एक और पापी मुक्त, समझ रहे हो। तो इसलिए न्यूटन ने जो कहा वो मान लिया गया। तो न्यूटन ने बोला स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल छोटे कणों से बनी हुई लाइट है, उसका नाम दे दिया उसने, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा। अलग अलग कलर क्यों दिखेंगे? अलग अलग कलर इसलिए दिखेंगे कि कॉर्पस्कल्स की जो साइज़ होती है ना, लाइट जिन कणों से, जिन पार्टिकल से मिलके बनी है, उनका साइज़ वो डिफरेंट है, इसीलिए अलग अलग कलर दिखेंगे। और इसका आखिरी पॉइंट जो है न्यूटन की थ्योरी का, वो ये है कि अलग अलग मीडियम में, अलग अलग माध्यम में लाइट की स्पीड या लाइट की चाल क्या होगी, अलग अलग होगी। और अलग अलग इसलिए होगी क्योंकि इन पार्टिकल्स का मीडियम के पार्टिकल्स के साथ अट्रैक्शन होगा। तो आखिरी पॉइंट जो है न्यूटन की थ्योरी का, आपसे ये ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है। चारों पॉइंट्स लिख लेना बस आप, ये जो पहली थ्योरी है तो इसमें लिख लेना लाइट हैज़ डिफरेंट स्पीड, लाइट हैज़ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन। हिंदी में भी लिख सकते हो, भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होगी आकर्षण के कारण। भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होगी आकर्षण के कारण। ये चारों पॉइंट्स आए, और इसी में ये जो आखिरी पॉइंट है, इसमें न्यूटन ने बोला कि डेंसर मीडियम में जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी रेयर मीडियम से। उसमें डेंसर मीडियम में अट्रैक्शन या आकर्षण ज़्यादा होगा। तो लाइट के बारे में अपन बात कर रहे हैं, लाइट के बारे में अपन जो भी बात कर रहे हैं, सबसे पहले 16वीं सेंचुरी, आज अपने को क्या ज्ञान है उसके हिसाब से आंसर नहीं देना है अपने को, है ना। तो 16वीं सेंचुरी में सबसे पहले न्यूटन की जो थ्योरी आई है, उसमें क्या क्या बोला गया है एक बार फटाफट बता देता हूँ। न्यूटन ने ये बोला है कि सारे जो लाइट है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है, छोटे छोटे कणों की बनी हुई है। उन कणों या पार्टिकल्स का नाम कॉर्पस्कल्स है, और ये सब स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, है ना, सरल रेखा में चलेंगे। प्रकाश की जो भी चाल है स्पीड ऑफ लाइट से ही चलेंगे। कलर अलग अलग क्यों दिखता है? साइज़ इन कण का, इन पार्टिकल का साइज़ या आकार वो अलग अलग हो गया है, और इसीलिए अलग अलग कलर अपने को दिखता है। और एक और पॉइंट उन्होंने कहा कि अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होगी, अलग अलग माध्यम में चाल अलग अलग होगी अट्रैक्शन के कारण, आकर्षण के कारण। और ये भी बोल दिया कि डेंसर मीडियम में वो चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी रेयर मीडियम से, है ना। सघन माध्यम में चाल ज़्यादा होगी, जो कि गलत है, हमें पता ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ज़्यादा हो जाएगा तो स्पीड तो कम होनी चाहिए, बट ये सब न्यूटन ने बोल दिया। और ऐसा 200 साल तक चलता रहा, ठीक है, 200 साल तक, 200 साल तक ऐसा चलता रहा। फिर 1850 में आया फोकाल्ट, और इन फोकाल्ट भैया ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में बोला कि वाटर में, जो कि एयर से डेंसर है, एयर से सघन माध्यम है, तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट वो लेस होती है। हिंदी में भी आप लिख लेना 1850, बस सिंपल सिंपल थ्योरीज हैं, वो थोड़ा बहुत आप देख लो, कोई पूछ ले तो बता देना। तो 1850 के लगभग 18वीं सेंचुरी में फोकाल्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि वाटर में, पानी में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम हो जाती है, जो कि न्यूटन की थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया 200 साल के बाद। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, शायद ना भी हो सर, काहे की हैरानी, हमें सब पहले से पता है। तो इसमें क्या है कि 16वीं सेंचुरी में ही एक और साइंटिस्ट भी था, और उसका नाम था हाइजन। तो हाइगन्स प्रिंसिपल या हाइजन्स थ्योरी भी पढ़ लेते हैं इसके बाद। ये थ्योरी भी 16वीं सेंचुरी में ही दी गई थी, बट आप जानते हो पैसे वालों का ही नाम होता है। तो न्यूटन का नाम बहुत था, वैसे पैसे वाला तो नहीं, मतलब उसकी थ्योरीज पहले आ गई थी, है ना। ग्रेविटेशन का लॉ वो दे के बहुत फेमस हो गया था। तो 16वीं सेंचुरी में ये थ्योरी भी थी, 16वीं सेंचुरी में न्यूटन वाली थ्योरी भी थी, लेकिन न्यूटन फेमस था इसलिए लोग इसको कबूल नहीं करते थे।
और 1850 में जब बता दिया गया सब कुछ, तो उसके बाद लोगों ने बोला भैया हाइगन जो आदमी था उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन अगला बोल सही रहा था, 200 साल तक जीवित तो रहा नहीं होगा वो। तो इसलिए इन्होंने जो जो पॉइंट बोले हैं वो भी आप लिख लीजिए। तो हाइजन ने ये बोला कि जो लाइट है ना, वो लाइट के जितने भी सोर्सेज हैं, है ना, लाइट वेव फॉर्म में आगे जाएगी, लेकिन वेव फॉर्म तरंग प्रकृति में आगे जाने के लिए उसको एक ना काल्पनिक, एक इमेजनरी मीडियम चाहिए, और वो मीडियम, वो माध्यम ईथर है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था कि लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव, हिंदी में भी लिख लेना, प्रकाश तरंग रूप में स्थानांतरित होगा, विच रिक्वायर्स इमेजिनरी मीडियम ईथर, इमेजिनरी मीडियम ईथर। तो हाइजन जो थे इन्होंने भी वही 16वीं सेंचुरी में बोल दिया, लेकिन लोग बोलते थे पगला है, न्यूटन ने कुछ और बोला, ये कुछ और बोल रहा है, बट जो बोला वो कुछ संवाद सही हो गया। तो याद करना है कि जो प्रकाश है वो तरंग प्रकृति में संचरित हो रहा है, तथा इसको एक काल्पनिक माध्यम की आवश्यकता है, और वो काल्पनिक माध्यम क्या है? ईथर है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, आप शब्दों में बना के चीज़ें लिखते चलना। थ्योरी है, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, एक दो आए हुए हैं, इसलिए ये सब जरूरी है। उसके बाद इन्होंने, हाइजन ने बोला कि वेव के रूप में तो आगे जा रहा है, लेकिन लाइट ना एक एनर्जी है ना, प्रकाश एक ऊर्जा है, वो एनर्जी आगे कैसे जाएगी? तो एनर्जी आगे जाने के लिए इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया, और वो कंसेप्ट था वेव फ्रंट। तो इन्होंने डिफाइन किया वेव फ्रंट या तरंगाग्र। वेव फ्रंट या तरंगाग्र मैंने डिटेल में वेव थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, लेकिन सर हमें तो कल की बात याद नहीं रहती, तो ये बात कैसे याद होगी? तो वेव फ्रंट या तरंगाग्र ये बनाया गया। तो वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट है एक सरफेस, एक सतह है, सरफेस है, एक सतह है जिसके सारे पार्टिकल्स, जिसके सारे कणों के पास सेम टाइम पर एनर्जी आएगी, है ना। सेम टाइम पे एनर्जी आने से क्या होगा? सबका ऑसिलेशन, सबका दोलन एक ही समय पर चालू होगा, और एक ही समय पर चालू होगा तो हम उसे बोलेंगे कि सारे पार्टिकल्स सेम फेज में हैं, एक ही कला में हैं। सेम फेज का मतलब जब एक जीरो पे है तो सारे कितने पे होंगे? जीरो पे ही होंगे। एक एक्सट्रीम पे चला गया, चरम पे चला गया, दूसरा भी चरम पे चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबको एनर्जी एक साथ मिल रही है, सबको एक साथ ही एनर्जी ऊपर जाने के लिए मिली, तो सब एक साथ कहाँ पे चले गए? पहले जीरो पे थे, फिर सारे के सारे कहाँ पे चले गए? ए पे, फिर वापस से जीरो पे, फिर माइनस ए पे, फिर जीरो पे। तो वेव फ्रंट क्या है? एक सरफेस है, एक सतह है, जिसकी क्या क्या खास बात होनी चाहिए? सबको एनर्जी कब मिलनी चाहिए? एक ही समय पर मिलनी चाहिए। तो वो सब आप लिखते चलिए, मैं भी लिखते चलता हूँ यहाँ पे, अंग्रेजी हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो ये एक सरफेस है, ये एक सतह है ना, जिसको एक ही समय पर ऊर्जा मिलेगी। हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, रिसीव एनर्जी एट सेम टाइम। एक ही क्षण पर ऊर्जा मिलेगी, और एक ही क्षण पर ऊर्जा मिलने से क्या होगा? एक ही क्षण पर ऊर्जा मिलने से इनका दोलन साथ में ही चालू होगा। तो हिंदी में लिख लेना, दोलन एक साथ चालू होगा। ऑसिलेशन स्टार्ट्स साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, एक साथ ऑसिलेशन चालू होगा। और अगर एक साथ ऑसिलेशन, एक साथ दोलन चालू हो रहा है, तो ये सारे पार्टिकल्स, ये सारे कण किस में होने वाले हैं? सेम फेज में। तो इस सतह के सभी कण समान कला में होंगे, है ना। ऑल पार्टिकल्स आर इन सेम फेज। तो ये कुछ बातें, कोई आपसे पूछे कि वेव फ्रंट या तरंगाग्र का क्या परिभाषा है, और अगर आप इसे एक बहुत ही देसी भाषा में समझना चाहें ना, तो मैंने वेव थ्योरी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और हीट वाले टॉपिक्स में कई जगह आपको पढ़ाया हुआ है। क्या क्या बातें कर रहे हो सर, ये कब पढ़ा दिया आपने ये सब? तो ये क्या है कि हमने गाउशियन सरफेस ली थी, है ना, गाउशियन सरफेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब भी इंटेंसिटी या तीव्रता निकालते हैं ना, तो एरिया की ज़रूरत पड़ती है। इंटेंसिटी या तीव्रता मतलब कि
कितना ज़्यादा अगर चकाचौंध प्रकाश मिल रहा है आपको, आंखें नहीं खुल पा रही हैं, इसका मतलब या तो आप नींद में हो या फिर प्रकाश बहुत ज़्यादा है ना, लाइट बहुत ज़्यादा है सर। आंखें ना खुलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आप आंखें खोलना चाह रहे हैं फिर भी नहीं खोल पा रहे हैं, इसका लाइट बहुत ज़्यादा है। लाइट बहुत ज़्यादा का मतलब एरिया कम है और एनर्जी क्या है, ज़्यादा आ रही है। तो इंटेंसिटी के लिए एरिया की ज़रूरत होती है, तीव्रता के लिए क्षेत्रफल की ज़रूरत होती है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी आता था, उसमें एरिया आता था नीचे डिवीजन में, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऊर्जा प्रति एकांकी क्षेत्रफल प्रति सेकंड, है ना। तो उस फॉर्मूले से या पावर अपॉन एरिया से भी निकाल सकते हो आप। तो इसलिए एरिया की ज़रूरत होती है, तो बता दीजिए फटाफट, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अगर पॉइंट बिंदु स्रोत है तो उसकी एनर्जी चारों दिशाओं में निकलेगी, एनर्जी चारों डायरेक्शन में निकलेगी, इसलिए इसको ढकने के लिए अपने को स्फीयर या गोला मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर ट्यूबलाइट है तो उसकी एनर्जी ट्यूबलाइट के ना जैसे ऊपर से यहाँ से ऊपर नहीं जाती है एनर्जी, और यहाँ से नीचे भी नहीं जाती है, ट्यूबलाइट में ऐसे बाहर की तरफ एनर्जी निकलती है, इसलिए सिलेंडर बनाना पड़ेगा अपने को। और आजकल ट्यूबलाइट ही ज़्यादा चलती है, बल्ब गायब हो चुका है, वो कारण भी मैंने आपको बता रखा है वेव थ्योरी में क्यों ऐसा हुआ है, यहाँ पे भी देख लेंगे। तो वेव फ्रंट में वही है जो आप एरिया सोचते हो ना, जैसे स्फीयर आपने एरिया बनाया इमेजनरी, वो एक प्रकार का क्या था, वेव फ्रंट या तरंगाग्र ही था। तो वेव फ्रंट के बारे में डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन पहले हाइजन की थ्योरी में कुछ चीज़ें और लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो हाइजन ने क्या बोला कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करने वाली है, और एक इसने और चीज़ बनाई, क्या बनाई, वेव फ्रंट के बारे में बोला। फिर एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होगी, एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए इसने कुछ और पॉइंट भी बोले, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना। एक तो लिख लेना एनर्जी ट्रांसफर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, है ना। ऊर्जा केवल आगे की दिशा में ही संचरित होगी, ऐसा नहीं लाइट जल रही है तो एनर्जी उसकी घूम के वापस आ रही है पीछे, ऐसा कुछ नहीं होगा। एनर्जी या ऊर्जा हमेशा किधर जाने वाली है, फॉरवर्ड ही जाने वाली है। ऊर्जा सदैव आगे की ओर गति करेगी, और ऊर्जा या एनर्जी आगे की ओर चलने के लिए मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, जो बोला गया है स्टेटमेंट उसको चित्र में बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बल्ब होता हमारे पास, प्यारा बल्ब होता है, पॉइंट सोर्स होता, अच्छा सोर्स पॉइंट है कि नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं फिर बता देता हूँ। सोर्स पे आपको मतलब सोर्स देख कहाँ से रहे हो उस पर डिपेंडेंसी है। अगर बहुत दूर से देखोगे तो चाहे पॉइंट है चाहे ट्यूबलाइट है, उन सब का कुछ मतलब नहीं है। बहुत दूर से देखने पर सारी चीज़ें छोटी दिखती है ना, तो बहुत दूर से देखने पर आ जाएगा, मैंने वेव थ्योरी में बताया हुआ है, आपको याद नहीं है शायद। बहुत दूर से देखने पर हम ऐसा मानेंगे जो रेज आ रही है ना, जो तरंगे आ रही हैं वो पैरेलल है, वो समांतर है बहुत दूर से देखने पे। तो बहुत दूर से देखने पे आकृति या शेप का कोई मतलब नहीं है। अगर पॉइंट में बोल रहा हूँ इसका मतलब आप इसके आसपास ही हो, ठीक है। ट्यूबलाइट में बोल रहा हूँ मतलब आप इसके आसपास ही हो। ट्यूबलाइट को बहुत दूर से देखोगे वो भी पॉइंट, समझ रहे हो। बल्ब को भी बहुत दूर से देखोगे वो भी पॉइंट। तो वो 3 वेव फ्रंट अपन बना देंगे, और आप वेव थ्योरी प्लीज़ देख लेना, क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी पढ़ा दूँ। वेव थ्योरी में मैंने वेव फ्रंट डिटेल में बताया हुआ है। तो ये अगर बल्ब है तो बताइए इससे एनर्जी निकलेगी, एनर्जी कहाँ निकलेगी, एनर्जी चारों दिशाओं में निकलेगी। ये एनर्जी चारों दिशाओं में निकली ऐसे, ठीक है, चारों दिशाओं में एनर्जी निकल गई। चलिए ये बताइए कि ये लाइट की स्पीड अगर मैं c मानूँ तो t टाइम में ये एनर्जी कितना चलेगी, एनर्जी चलेगी ut चलेगी, c इंटू टी। ये भी कितनी चलेगी, c इंटू टी, c इंटू टी, c इंटू टी। तो मैं यहाँ पे वेव फ्रंट बनाना चाहता हूँ, और हाइगन भैया ने बोला है कि सबको एनर्जी एक साथ मिलनी चाहिए, एक साथ मिलनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक गोला बना दिया, एक यहाँ पे स्फीयर बना दिया, मैंने एक गोला बना दिया। ये रिंग या वलय नहीं है, ये स्फीयर है, 3D स्फीयर है। इस स्फीयर, इस गोले की रेडियस या त्रिज्या कितनी बनाई मैंने, c इंटू टी बनाई है। तो ये c इंटू टी अगर रेडियस या त्रिज्या होगी तो हर पॉइंट को एनर्जी t टाइम के बाद मिल जाएगी, और हर पॉइंट को एनर्जी अगर t टाइम के बाद मिली तो हर पार्टिकल, इस स्फीयर का हर एक पार्टिकल, हर एक कण वो दोलन चालू करेगा, ऑसिलेशन चालू करेगा एक साथ, ठीक है। तो ये सोर्स था, और ये स्फीयर इसका क्या हो गया, तरंगाग्र या वेव फ्रंट हो गया। अब एनर्जी आगे कैसे जाएगी, अब एनर्जी आगे कैसे जाएगी, तो हमने एक और टाइम लिया। यहाँ पे t बराबर 0 था, यहाँ पर t कितना हो गया था, t के बराबर ही हो गया था। अब मैं टाइम ले लेता हूँ t प्लस डेल्टा टी। चलिए बताइए, t प्लस डेल्टा टी अगर टाइम लिया तो सी टी तो चला ही हो, मतलब टोटल चलना कितना है, इतने टाइम में चलेगा कितना, अगर स्पीड कांस्टेंट है u इंटू टी, तो c इंटू टी
प्लस डेल्टा टी, है ना। तो यानी सी टी तो पहले ही चल लिया है, तो और कितना चलोगे, सी डेल्टा टी चलोगे। तो यहाँ जो पार्टिकल है, यहाँ जो कण है वो कितना आगे जाएगा, वो कितना आगे है, सी डेल्टा टी, सी डेल्टा टी। क्या सारे पार्टिकल्स, सारे कण कितना आगे जाएंगे, सी डेल्टा टी आगे जाएंगे। तो हाइजन ने ये बोला, इसको तो बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत आ गया ये। और ये क्या आ गया, ये वेव फ्रंट आ गया। अब वेव फ्रंट या तरंगाग्र का हर एक पॉइंट वो सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा। इसके पास पहले तो यहाँ पे एनर्जी नहीं थी, लेकिन टी टाइम के बाद इसके पास एनर्जी आ गई है, वो सी इंटू टी से। लाइट का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो है ना, वेव है, तो एनर्जी का फ्लो यहाँ से, अब इसको एनर्जी मिल गई। और फिर डेल्टा टी टाइम में बहुत छोटे से समय में वही एनर्जी किधर चली जाएगी, आगे चली जाएगी। अब ये यहाँ पे ना उसने क्या किया, ऐसे स्फीयर बना लिया, सी डेल्टा टी का एक स्फीयर बना लिया, सी डेल्टा टी का एक और स्फीयर बना लिया, सी डेल्टा टी का एक और स्फीयर बना लिया। ये सारे हैं अपने पास, इनको आप लिख लेना, ये वेवलेट्स बने हुए हैं सारे, वेवलेट्स ये बने हुए हैं सारे। और सी डेल्टा टी, ये जितने भी वेवलेट्स बने हैं, तुम्हें इन सारे वेवलेट्स पर एक स्पर्श रेखा बनानी है। ये बनाई हमने स्पर्श रेखा, और ये मैं अभी रिफ्रैक्शन प्रूफ कराऊंगा ना, तो और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार अगर नया नया प्रोसीजर है तो एक बार बस आप समझो कि पहले किसी टी टाइम पर यहाँ पर कोई बिंदु था, यहाँ पे कोई पॉइंट था, लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं थी। एनर्जी कहाँ से आई, सोर्स से आई। सोर्स है ना, तुमने ट्यूबलाइट ऑन की, बल्ब ऑन किया, उससे एनर्जी यहाँ पे आ गई। अब तुम इस सोर्स को हटा भी लो, फेंक भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसके पास एनर्जी आ गई है, अब यही क्या हो जाएगा, ये सोर्स हो जाएगा। और इस सोर्स ने एनर्जी किसको दे दी, इसके आगे वाले को। अब इसके आगे वाले को एनर्जी मिली, मतलब अब यहाँ पे आ जाएंगे सारे, एनर्जी इन पॉइंट्स के पास आ जाएगी। अब क्या होगा, अब फिर से डेल्टा टी टाइम में कितना होगा, फिर से ये आगे जाएगा, वही सी डेल्टा टी आगे जाएगा। ये भी कितना आगे जाएगा, सी डेल्टा टी आगे जाएगा। फिर से ये वेव फ्रंट बन जाएगा ऐसे, और एनर्जी फिर से इसके आगे चली जाएगी। यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए एनर्जी कैसे मूव कर रही है। एनर्जी ऐसे जा रही है, इस तरीके से एनर्जी देख लीजिए, सी डेल्टा टी ऐसे ही जा रही है। यानी ये एनर्जी इस वेव फ्रंट से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। ये जो एनर्जी है, इसको रे ऑप्टिक्स में रे बोला था आपने भाई, ये और कुछ नहीं है, ये वही रे है। वो रे कैसे आगे जा रही है, रे कैसे आगे गई, पहले ट्यूबलाइट अपन ने ऑन की, बल्ब ऑन किया, तो बल्ब ने इसके आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी दी। अब ये सोर्स बन गया, ये सोर्स बन गया, इसने किसको एनर्जी दी, आगे वाले को एनर्जी दी। फिर ये सोर्स बन गया, इसने किसको एनर्जी दी, आगे वाले को एनर्जी दी। वो एनर्जी केवल एक पॉइंट को नहीं मिल रही है। अब बल्ब जलाया अपन ने, तो वो एनर्जी वेव फ्रंट्स में सबको मिल रही है, तरंगाग्र में सबको मिल रही है, और सब सेम फेज में हैं, सेम फेज में, क्योंकि सबको एनर्जी एक साथ मिली है। अब ये वाला पार्टिकल, ये वाला कण और ये वाला कण, ये वाला पार्टिकल, इन दोनों का फेज अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसमें होगा यही कि ये जो वेव फ्रंट के जितने भी कण हैं, जितने भी पार्टिकल हैं ना, सबको एनर्जी एक साथ मिलेगी। ये एक साथ ऑसिलेट करेंगे और एनर्जी किसको देंगे, आगे देने वाले हैं। और ये पहले प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, बाद में ये प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा, फिर ये प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा, एनर्जी आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ ना, रिफ्रैक्शन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें पॉइंट अब मैं इसे लिखवा नहीं रहा हूँ कि जो भी सोर्स होता है, उस सोर्स ने एक वेव फ्रंट बनाया, फिर वेव फ्रंट या तरंगाग्र के जितने भी पार्टिकल, जितने भी कण हैं, वो खुद क्या बन जाते हैं, सोर्स, है ना। और वो सोर्स फिर आगे वाले को क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है ना। ये सेकेंडरी थे शुरुआत में, जब इससे एनर्जी ली तब ये सेकेंडरी थे, जब ये एनर्जी देने लग गए तो ये खुद प्राइमरी हो गए। फिर इसको एनर्जी मिल गई, तो जब ये एनर्जी ले रहे थे तब तो ये सेकेंडरी थे, जब एनर्जी देने लग जाएंगे तो प्राइमरी हो जाएंगे, है ना। जैसे अभी आप हमसे ज्ञान ले रहे हो, आप सेकेंडरी हो, फिर आप छोटे छोटे मासूम 10वीं 11वीं के बच्चों को ज्ञान दोगे तो आप प्राइमरी बन जाओगे। तो वही यहाँ पे हो रहा है कुल मिला के। तो यहाँ पे एक तो याद रखना है, वेव फ्रंट और एनर्जी हमेशा एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर या लंबवत होगी। इससे हम सारी चीज़ें प्रूफ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लेना, वेव फ्रंट या तरंगाग्र, ये परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, एनर्जी फ्लो या ऊर्जा के संचरण के, एनर्जी फ्लो या ऊर्जा के संचरण के। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक पॉइंट है, और यहाँ से
है ना, हाइजन ने ये जो बताया है प्रिंसिपल, इससे बहुत ही सिंपल कुछ पॉइंट्स वो आप देख लेना। इसमें वेव फ्रंट में ना एक तुमने बात शायद ध्यान दी नहीं होगी, यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेम डिस्टेंस चलना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे स्फीयर क्यों बनाया हमने, वो स्फीयर बनाने के पीछे लॉजिक ये है, गोला क्यों बनाया हमने, सेम टाइम लिया हमने, सेम टाइम में एनर्जी ct डिस्टेंस हर डायरेक्शन में चली। तो यहाँ से ct डिस्टेंस अगर हर तरफ बनाओगे और फिर सारे पॉइंट को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, स्फीयर ही बनेगा, गोला ही बनेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम नहीं करनी है अपने को, क्या सेम करना है, टाइम सेम करना है। टाइम सेम कर दोगे आंसर आ जाएगा, और वो आपके क्वेश्चन आया हुआ है RPMT में आया हुआ है वैसे तो, बट आप इसमें क्वेश्चन क्या, आप सीधे से लिखते चलो। मान लीजिए ये प्रिज्म होता है ना, ये प्रिज्म होता, इसमें रे ऑफ लाइट आ रही होती इस तरीके से, प्रकाश दौड़ा चला आया इधर, और मान लीजिए प्रकाश निकला इस प्रिज्म से, इसके बाद ये किधर बेंड होएगा, किधर जाएगा, वो सब अपने को बताना है मान लीजिए। तो इसमें एक्चुअली यहाँ तक तो मीडियम सेम था, यहाँ तक तो मीडियम या माध्यम क्या है, सेम है, तो दोनों लाइट किरणें यहाँ तक तो आ ही जाएंगी। इसके बाद आप ये बताइए, इसके बाद ये जो लाइट है ये इस मीडियम में चलने वाली है, और ये कहाँ चलने वाली है, ये बाहर चलने वाली है। तो ये बताइए, अभी तो हमें पता है जो कि ग्लास के अंदर स्पीड क्या होने वाली है, कम होने वाली है, एयर में स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये बताइए जितनी देर में ये ग्लास के अंदर इतना चला है, तो ग्लास के बाहर तो लाइट को इससे ज़्यादा ही चलना पड़ेगा। इसका मतलब जितनी देर में ये लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, उतनी देर में ऊपर वाली लाइट ना सर कुछ आगे पहुँचनी चाहिए, इससे तो आगे पहुँचनी चाहिए। इससे आगे क्यों पहुँचनी चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको। वेलोसिटी या इसको अंदर तो केवल इतना ही चलना है, अंदर तो इतना ही चलना है, तो ये वाला टाइम तो सेम हो जाएगा, लेकिन इतने टाइम में ये वाली लाइट ज़्यादा चलेगी क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, और इतने टाइम में और ज़्यादा चलेगी। तो इस पॉइंट से तो आगे ही बना लेना। अब इस पॉइंट से आगे अगर आपने बना लिया तो बताइए वेव फ्रंट कैसे बनाता मैं, तरंगाग्र लंबवत बनाना चाहिए, परपेंडिकुलर बनाना चाहिए, वो ऐसे बना दिया भाई, इस तरीके से, समझ रहे हो गया। तो अपन अब यहाँ पे इस तरीके से इनको टच करवा दिया अपन ने वेव फ्रंट, और यहाँ पे इसके बाद लाइट ऐसे आने वाली है। ऐसा होता है प्रिज्म में, प्रिज्म में जो भी रे ऑफ लाइट आती है वो बैंड डेविएशन होता है, आपको पढ़ाया भी हुआ है कि वॉयलेट का सबसे ज़्यादा, फिर रेड का, वो क्यों होता है वो प्रूफ कर दिया। अब वो यहाँ पे मतलब ना सर यहाँ पे सीधे क्यों बनाया, वो सब समझाने के लिए बनाया हुआ है। होगा क्या, इसके बाहर निकलते ही वो मुड़ जाएगी, अब वो इसके बाहर निकलते ही मुड़ गई, वो सब बातें सही हैं, बस मैं बता रहा हूँ कि ये नीचे क्यों मुड़ी, और वेव फ्रंट से ये समझाया जा सकता है कि वो नीचे ही क्यों मुड़ रही है। वो बातें इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, रफ स्केच है ये, रफ स्केच। बाकी होगा यही कि इससे निकलने के बाद रे कैसे जाएंगी, नीचे की तरफ चली जाएंगी। ये मत बोलना सर ये कैसे बनाया हुआ है, क्योंकि ये आगे चली गई, ये पीछे रह गई, इनको जोड़ के वेव फ्रंट बना लिया अपन ने, क्योंकि यही सोर्स है, अब ये सारे सोर्स हैं, इनको जोड़ के वेव फ्रंट बना लिया अपन ने, और ये वेव फ्रंट है तो इस तरीके से निकलेगा। और बता देता हूँ मैं, और एक्सप्लेन कर लीजिए। मतलब ये वेव फ्रंट वाला लॉजिक बिल्कुल सही था हाइजन का, लेकिन 200 साल तक अगली आत्मा तड़पती रही, क्योंकि न्यूटन का नाम बहुत था, इसीलिए आप वापस से समझिए। चलिए, ये तो कन्वर्जिंग लेंस था शायद, है ना, कन्वर्जिंग लेंस था, बहुत अच्छी बात है। अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है तो बताइए यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, चलिए रे ऑफ लाइट ऐसे आ गई, प्रकाश की किरणें ऐसे आई, बताइए बीच में इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा है, बीच में अगर मोटाई ज़्यादा है तो जितनी देर में ये रे यहीं तक पहुँचेगी उतनी देर में ऊपर वाली रे इससे ज़्यादा चलेगी सर, क्योंकि इसे एयर में चलना है, एयर में स्पीड ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब कि सर ये वाला पॉइंट भी थोड़ा आगे बना लिया, ये वाला पॉइंट भी थोड़ा आगे बना लिया। अगर ये ऐसे आ गया तो अब आप इसमें वेव फ्रंट इन सब को जोड़ दीजिए, इन सब को जोड़ा हुआ वेव फ्रंट, ये बन गया इसका वेव फ्रंट तरंगाग्र। क्या इसके लंबवत, इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत, इसके परपेंडिकुलर, देखिए कन्वर्जिंग लेंस ही है ये। तो उन पॉइंट्स को मिला दो, उन पॉइंट्स पे टेंजेंट बना रहे हैं अपन, और मैं क्या है बीच वाले वेवलेट्स बना नहीं रहा हूँ, वो भी बना के बता दूंगा आपको, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद ये रुकने वाली नहीं है किरणें, तो यहाँ से ऐसे इधर इधर और ये इधर चली जाएंगी। तो वेव फ्रंट इस तरीके से ऑप्शन में दिया जाएगा इसका, ये छोटे छोटे हो गए यहाँ पे, और ये फिर बड़े बड़े हो गए ऐसे, तो ये क्या आ जाएंगे इसके वेव फ्रंट या तरंगाग्र आ जाएंगे। टाइम सेम करना है आपको, टाइम सेम करना है कि सेम टाइम में
कितना लाइट चली है ना, और लाइट जितना भी चलेगी उस हिसाब से टेंजेंट या स्पर्श रेखा बनाएंगे। मैंने वेवलेट्स यहाँ पे बनाए नहीं है, वो मैं दूसरे चित्र में बना देता हूँ ताकि एक में ही आपको सारा चित्र ना बनाना पड़े। तो ये इस तरीके से बना सकते हो। और वेव फ्रंट एक्चुअली चलते तो इसी तरीके से हैं। जैसे मान लीजिए, अभी वेव फ्रंट मैं बताऊँगा आपको, मान लीजिए किसी समय पर यहाँ पर लाइट पहुँच जाती, यहाँ पर लाइट या प्रकाश होता, तो हर पॉइंट के पास क्या होती, एनर्जी पहुँच जाती। अब वो कैसे आई होगी किसी तरीके से। अब डेल्टा टी टाइम में सी डेल्टा टी, 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 तो मेरे हिसाब से तो डायरेक्टली इसको जोड़ दीजिए। लेकिन बुक्स पढ़ोगे तो वो ऐसे नहीं करेगा, ऐसे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएगा। वो बोलेगा सी टी तो है ही, तो सी टी पे हर पॉइंट पे एनर्जी मिलेगी ना। एनर्जी तो चारों दिशाओं में फैल रही है, तो चारों दिशाओं में आपको क्या बनाना पड़ेगा, इस तरीके से स्फीयर या गोला। यहाँ पे भी चारों दिशाओं में अब इसी के ऊपर बहुत सारे पास बनाने पड़ेंगे। लेकिन फिर इसमें ये कन्फ्यूजन आ जाएगा कि सर स्पर्श रेखा इधर बनाए कि इधर बनाए। तो लाइट अगर ऐसे आ रही है, प्रकाश अगर ऐसे आ रहा है, तो बोला है ना एनर्जी हमेशा फॉरवर्ड ही जाएगी, आगे ही जाएगी। इसलिए इन सभी वेवलेट्स पे आपको टेंजेंट या स्पर्श रेखा किधर बनानी पड़ेगी, आगे की तरफ। ये अपन चित्रकारी में बनाना चाहो बना दो, वरना नहीं भी बनाओगे तो एनर्जी तो हमेशा किधर जाने वाली है, आगे ही जाने वाली है। तो अपन ने आगे जाना दिखा दिया यार, इस तरीके से ये आगे पहुंचा, इस तरीके से ये आगे पहुंचा, इस तरीके से ये आगे पहुंचा, और इन सब को स्पर्श रेखा या टेंजेंट से इन सब पॉइंट्स को जोड़ दीजिए आप। तो यही इसी तरीके से एनर्जी आगे जा रही है। तो हाइजन ने ये जो रूल बताए हैं ना, इनसे काफ़ी सारी चीज़ें प्रूफ हो गई। इसमें आपसे थ्योरी में ही कुछ चीज़ें और पूछ सकता है, तो लिख लेना। तो न्यूटन वाली थ्योरी गलत क्यों हुई, कोई वो पूछ लेता है तो बोल देना उसका तो सिंपल था कि उसने बोला था वेलोसिटी डेंसर में सघन में ज़्यादा होगी, जबकि वो होती नहीं है, वो अपने को मालूम है, ठीक है। और ये हाइजन में भी कुछ तो गलतियाँ थी ही। इसने बोला कि ईथर मीडियम होना चाहिए, तो इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थ्योरी दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी मैक्सवेल भाई साहब ने, उन्होंने बोला कि भाई ईथर मीडियम की ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो वाली थ्योरी भी गलत थी, क्योंकि वो सब मैं अभी लिखवा दूंगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो इसमें अभी इन दोनों थ्योरियों के पॉइंट्स अपन देख लेते हैं। ये बना लेना, तुम्हारे वेवलेट्स बनाने के, वेव फ्रंट बनाने के, तरंगाग्र बनाने के प्रश्न कोई पूछ ले तो आप टाइम सेम कर लेना, उससे बता दोगे आप। तो ये जो है ना, इसमें पॉइंट्स लिख लेते हैं। जो न्यूटन वाली थ्योरी थी, कॉर्पस्कल्स की थ्योरी थी, न्यूटन की थ्योरी, उससे क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन हो रही थी, एक्सप्लेन, क्योंकि न्यूटन ने पार्टिकल माना था, कण माना था, तो वेव वाला कोई भी आप उससे बता नहीं सकते हो, कोई भी फिनोमिना, है ना। क्या क्या एक्सप्लेन हो रहे थे, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और सरल रेखा में गति, है ना, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो न्यूटन की थ्योरी से क्या क्या समझाया जा सकता था, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन और सरल रेखा में गति। और क्या क्या नहीं समझाया जा सकता था, नॉट एक्सप्लेन्ड, क्योंकि वेव उसने माना नहीं था, नॉट एक्सप्लेन्ड। क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ये न्यूटन की थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और इसी के आगे आप इसमें, तो ये दो थ्योरीज हो गई। हाइजन की थ्योरी भी काफ़ी हद तक, हाइजन की थ्योरी से ना बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई, लगभग सारी ही चीज़ें एक्सप्लेन हो गई। कुछ गलतियाँ थी, लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ क्या क्या थी, ईथर मीडियम वाली गलतियाँ थी। इसलिए भैया फिर तीसरी थ्योरी आ गई, और उसे लिखेंगे अपन मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है ना। मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो थ्योरी दी थी मैक्सवेल ने। और वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो आप थोड़ा सा देख लें, काम आएंगे अपने। तो मैक्सवेल ने ये बोला कि लाइट जो है ना, प्रकाश जो है, लाइट को आप लिख लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को क्या लिख लेंगे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, वो लिख लेंगे। और बोला गया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लंबवत होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। और ई को अगर मैं इधर बनाऊं, बी को अगर मैं इधर बनाऊं, ये ई कौन सी डायरेक्शन में, ये वाई में दिख रहा है, ये जेड में दिख रहा है, ई क्रॉस बी निकाल लेना। ई से बी की तरफ उंगलियां घुमाओगे इधर एक्स डायरेक्शन में, यही वेव या आप इसको सी बोल सकते हो। तरंग, लाइट या वेव जो माना गया है यहाँ पे, लाइट इसी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लिख लेना, बट अभी भी लिख लो कि इसकी डायरेक्शन या इसकी दिशा, तुम्हारे सवाल आते हैं नीट और जेईई मेंस में, हर बार एक सवाल कन्फर्म है, डायरेक्शन किसके अलॉन्ग आएगी, ई क्रॉस बी के अलॉन्ग डायरेक्शन आ जाएगी, ई क्रॉस बी के अलॉन्ग। ई क्रॉस बी, उसी दिशा में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगी। तुमसे ई दे के बी पूछेगा या बी दे के ई पूछेगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता था, और फॉर्मूला होता था सी बराबर ई अपॉन बी। ये फॉर्मूला याद करने का एक घटिया तरीका भी है ना, क्योंकि ऐसे तो रटने में तो आ नहीं सकते हैं, याद तो कर ही सकते हो। फोर्स को फोर्स के बराबर तो कर ही सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, यहाँ से आना चाहिए आपके पास। ई बाई बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वी के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे वी किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो फॉर्मूला मतलब ज़रूरी नहीं है कि अपने को ये सब आता ही हो, अपने को तो बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं जिससे आप सब चीज़ें निकाल सकते हो। तो ये ज़रूर आपको ई दे देगा, सी पता ही होगा आपको, बी आ जाएगा, मीडियम दिया होगा तब भी सी निकाल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना है अपने को। दूसरा इसमें याद करना है कि ये जो मैक्सवेल है ना, इन भाई साहब ने बोला है ई और बी सेम फेज में होंगे। याद करना है, ई एंड बी आर इन सेम फेज, ये समान कला में होंगे। और मुझे याद आ रहा है प्रश्न 2019 या 20 का, उसमें पूछा हुआ था ये सवाल, आपको दिख जाएगा। और उसमें एवरेज एनर्जी पूछी हुई थी कि ई और बी की एवरेज एनर्जी कितनी होगी, सेम होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। तो वो क्या है, सेम ही आने वाली है। वो क्यों आती है, ये तो थ्योरी है कि ई और बी जो है ना वो सेम फेज में। सेम फेज का मतलब अगर ई मैक्सिमम है तो बी भी मैक्सिमम होगा, ई मिनिमम है तो बी भी मिनिमम होगा। ऐसा नहीं कि एक मैक्सिमम है तो दूसरा मिनिमम है, अपोजिट फेज नहीं है, सेम फेज है, समान कला है। ई और बी सेम फेज में होगा, ये अपने को यहाँ को याद रखना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये आया, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया ना, अच्छा इसमें एक्सपेरिमेंट ना हर्ट्ज ने किया था। ये मैक्सवेल भैया तो ऐसे ही कल्पनाओं में रह गए, तो मैक्सवेल भैया ने तो केवल कल्पनाएं दे दी, तो ये ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, मतलब इन्होंने थ्योरी दे दी, थ्योरी। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया है, हर्ट्ज ने। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जिसने ईएम वेव की थ्योरी को प्रूफ किया कि भैया मैक्सवेल भैया सही कह रहे हैं। और इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई जिसको मीडियम की ज़रूरत थी नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये आया कि हाइजन ने भी बोला वेव है, इन भाई साहब ने भी बोला ये वेव है, लेकिन नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वैसे तो बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि अगर आप पढ़ो तो इससे पढ़ लो। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई और बी दोनों होते हैं, लेकिन ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है, जैसे आपका एक मन पढ़ने वाला भी है और एक मन है जो नहीं पढ़ने वाला भी है, उसमें ज़्यादा शक्तिशाली है ना पढ़ने वाला। ऐसे ही ई और बी दोनों यहाँ पे हैं, लेकिन कोई आपसे पूछे डोमिनेट कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मोर डोमिनेट या मोर डोमिनेटिंग। ज़्यादा प्रभावी कौन होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र ज़्यादा प्रभावी होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। और इसमें एक पॉइंट और आएगा जो मैं इस चैप्टर में आगे भी बताऊंगा, बट लिखवा अभी देता हूं क्योंकि वेव थ्योरी भी आपको महान लोगों ने पढ़ाया हुआ है तो वो आपको आता होगा। आप है ना पोलराइजेशन देखेंगे आगे, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, है ना, और ट्रांसफर वेव्स होती हैं, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ होती हैं। पोलराइजेशन का मतलब मान लीजिए ये वेव होती है ना, ये वेव होती, ये तरंग होती। वेव का मतलब होता है
एनर्जी, समझ रहे हो क्या? अगर मैंने बोला ये वेव है मतलब एनर्जी ऐसे जा रही है, ये मैंने आपको वेव में बताया हुआ है। तो वेव ऐसे है, मान लीजिए इसके जो पार्टिकल या कण होते हैं वो इधर घूम रहे होते हैं, मतलब इसके परपेंडिकुलर घूम रहे होते हैं, तो ये ट्रांसफर वेव्स हो जाती। और परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन थोड़ी ना होगी, बहुत सारी होंगी, ऐसे भी होगी, ऐसी भी होगी, ऐसी भी होगी, ऐसी भी होगी। अब मैंने इसके आगे एक पन्ना रख दिया, कागज़ रख दिया, और पन्ने में एक ऐसे छेद बना दिया इस तरीके का। तो बताइए यहाँ पे तो बहुत सारे पार्टिकल थे परपेंडिकुलर या लंबवत, लेकिन उस पेपर से निकलने के बाद केवल कौन सा पार्टिकल, कौन सा कण निकल पाएगा? जो इस तरीके से परपेंडिकुलर या लंबवत होगा। इस प्रोसेस को ही कहते हैं हम पोलराइजेशन। समझ रहे हो? पोलराइजेशन। अब बताइए वेव ऐसी होती और पार्टिकल भी ऐसे ही नाच रहा होता, तब तो आगे वाले छेद से सारे पार्टिकल निकल जाते ना, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है। बट ये क्या है, ये वाली वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो ट्रांसफर वेव है। ट्रांसफर वेव्स क्यों है? मैंने आपको बताया था कि देखिए एनर्जी तो ऐसे जा रही है, बट इसका जो डिस्टर्बेंस है वो इसके क्या है? परपेंडिकुलर है, लंबवत है। समझ रहे हो क्या? तो आपको याद रखना है, यहीं से, इसी थ्योरी से हमें पता लगा कि ये ट्रांसफर वेव्स हैं। लाइट कैसी है? ट्रांसवर्स नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर, तो है ना, ट्रांसवर्स नेचर है। और ट्रांसफर नेचर है, उसका फ़ायदा क्या हुआ कि इसको आप ध्रुवण, इसका पोलराइजेशन पॉसिबल है, इट कैन बी पोलराइज्ड। तो पोलराइज्ड या पोलराइजेशन या ध्रुवण इसका संभव है। तो यहाँ से ये आई। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानने की थ्योरी, इसने लगभग सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ, कि लाइट ऐसे ऐसे होगी, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। बस ये एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए इसको भी नकार दिया गया। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि हमने तो सब पढ़ रखा है, अगलों ने नहीं पढ़ रखा था, हमने सब पढ़ रखा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भैया फोटोन होना चाहिए, पार्टिकल नेचर होना चाहिए, कण प्रकृति, तुमने तो तरंग मान रखी है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट एक्सप्लेन्ड, नॉट एक्सप्लेन्ड। और ये भी एक्सप्लेन नहीं हुई तो लोगों ने इसको भी कचरे के डब्बे में डाल दिया, ये भी किसी काम की नहीं है भैया। समझ रहे हो क्या? तो ये थर्ड थ्योरी आई, मैक्सवेल की थ्योरी। इसे काफ़ी हद तक सारी चीज़ें प्रूफ हो गई, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ हुआ नहीं, इसलिए फोर्थ थ्योरी आ गई भैया, प्लैंक की थ्योरी आ गई। प्लैंक भैया ने बोला कि जो लाइट है, लाइट या प्रकाश है, उसको पार्टिकल्स का बना हुआ मानिए, उसको कणों का बना हुआ मानिए। तो ये तो फिर वही न्यूटन वाली बात हो गई, उन्होंने भी पार्टिकल का बना हुआ माना था, लेकिन उनके पार्टिकल और इस पार्टिकल में अंतर है। उनके पार्टिकल का शेप वेप काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती थी। इन्होंने बोला यहाँ पे सारे पार्टिकल सेम होंगे और वो फोटोन होंगे, है ना, सारे पार्टिकल सेम होंगे, समान होंगे, उनका नाम फोटोन होगा, या उसको आप क्वांटा भी कह सकते हो। प्लैंक भैया ने बोला कि लाइट पार्टिकल्स की बनी हुई है, कणों की बनी हुई है, हर कण का, हर पार्टिकल का नाम फोटोन या क्वांटा देना है। और उन्होंने बोला इस पार्टिकल के लिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं, वो मानोगे तभी सब चीज़ें एक्सप्लेन कर पाओगे। वो हमने मॉडर्न फिजिक्स में पहले दिन पढ़ाई हुई थी कि इस फोटोन का रेस्ट मास 0, रुकेगा नहीं, वो लाइट रुक नहीं सकती ना। तो ये सब मैंने मॉडर्न फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में लिखवाया हुआ है, वो आप देख लेना। इसका रेस्ट मास कितना मानना है? 0 मानना है। इसकी एनर्जी और किसी फॉर्मूले से नहीं दी जाएगी कि हाफ mv² से निकालने लग गए, नहीं, h न्यू या hc/λ। न्यू के बारे में, लैम्डा के बारे में काफ़ी चर्चाएं काफ़ी जगह की जा चुकी हैं, तो वो याद होनी चाहिए। और इसका जो मोमेंटम आ जाएगा वो डी ब्रॉगली रिलेशन आया था अपने पास, h/λ। प्लैंक भैया ने बोला कि लाइट को आप पार्टिकल मानिए, और इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक्सप्लेन हो गया, लेकिन जो वेव वाले एक्सपेरिमेंट हैं वो एक्सप्लेन नहीं हुए, इसको भी कचरे में डाल दिया, नॉट एक्सप्लेन। कौन से एक्सप्लेन नहीं हुए? वेव वाले, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, वो सब इससे एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो फिर नए ज़माने का आदमी आया, उसने किया कुछ नहीं, उसने इन दोनों की थ्योरी को जोड़ के अपना नाम चिपका दिया ऊपर से, मेड इन इंडिया। तो देखिए आप, ये प्लैंक थ्योरी, तो थर्ड और फोर्थ थ्योरी को मिला दिया डी ब्रॉगली ने। समझ रहे हो क्या? तो डी ब्रॉगली थ्योरी आई, 5वीं थ्योरी, और कोई नई थ्योरी नहीं है। डी ब्रॉगली
ब्रॉगलीज डुअल नेचर थ्योरी। जब लड़ाई चली रही थी कि ये हिस्सा मेरा भी है, मेरा भी है, मेरा भी है, उसने बोला सब बराबर बराबर ले लो। ऐसी क्या बात है? डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर थ्योरी। डुअल नेचर थ्योरी नाम से ही एक्सप्लेन है। इन्होंने बोला आज से इस लड़ाई को करते हैं ख़त्म और ये मान लेते हैं कि लाइट हीरो भी है और विलन भी है, उसमें दोनों कैरेक्टर हैं। तो लाइट को डी ब्रॉगली ने बोला कि डुअल नेचर है, मतलब वो पार्टिकल के रूप में भी रहेगा और वेव के रूप में भी रहेगा। इससे उन्होंने सारी लड़ाइयों को शांत कर दिया। पार्टिकल नेचर में उन्होंने प्रूफ कर दिया, पार्टिकल नेचर में एज अ फोटोन ट्रीट कर लेना, इसे फोटोन रहेगा, वो फोटोन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दीजिए भैया। और वेव नेचर है तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और सीधी रेखा में चलना, मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, सब एक्सप्लेन हो गया। तो पार्टिकल या कण की प्रकृति से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो एक्सप्लेन किया गया है ना। वेव नेचर से परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण है ना, और विवर्तन, ध्रुवण और रज्जुरेखीय गति, मतलब सरल रेखा में गति, ये सब चीज़ें वेव से बता दी गई। तो इसके बाद मान लिया गया कि लाइट क्या है भैया, डुअल नेचर है इसका। लेकिन इस चैप्टर में अपन दो एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, है ना, दोनों वेव नेचर को शो करते हैं। तुम्हारे क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है। तो लाइट के पास दो नेचर हैं, याद रखना है, मैंने मॉडर्न फिजिक्स में भी लिखवाया है कि लाइट हमेशा एक ही नेचर शो करेगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो वहाँ वेव नहीं मानेंगे, वहाँ पार्टिकल ही मानेंगे। इंटरफेरेंस है तो वहाँ वेव ही मानना पड़ेगा। तो अगर आपको लाइट को पूरा समझाना है तो दो एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इनमें से कोई भी एक, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लो, इंटरफेरेंस कर लो, व्यतिकरण कर लो और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे लाइट को समझाया जा सकता है। याद रखना, एक समय में लाइट का कितना नेचर होगा, एक ही नेचर होगा, है ना, वन नेचर एट अ टाइम, एक प्रकृति एक समय पर रहेगी, वो याद कर लेना। तो वन नेचर एट अ टाइम। तो ये अपने को सारी लाइट की जो हिस्ट्री थी ना वो तुम्हें बता दी गई है कि काफ़ी उतार चढ़ा हुआ है। आखिरी में प्रकाश को समझ ही लिया गया कि भैया ऐसा है तू प्रकाश। तो ये सब बातें तुम्हें याद रखनी है। अब इस चैप्टर में अपने को बेसिकली इंटरफेरेंस पढ़ना है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, एक हेडिंग लिखते हैं और आप पढ़ाते चलोगे मेरे को, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा चुका है। तो इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, ये अपने को पढ़ना है। इंटरफेरेंस या व्यतिकरण ये अपने को पढ़ना है। तो मैं डिटेल में सारी चीज़ें बता देता हूँ, आप फटाफट लिखते चलना। और बहुत सारे प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ मैंने वेव थ्योरी में काफ़ी सारे करा दिए हैं। इसमें लिखते चलिए क्या क्या चीज़ें अपने को ज़रूरत पड़ेंगी। एक इक्वेशन लिखी मैंने, y = a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। तो इसमें आप सभी राशियाँ, सभी क्वांटिटीज़ के बारे में बता दीजिए। ये a एम्पलीट्यूड है, आयाम है, ये ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हो इसे आप। केवल f होता तो लीनियर फ्रीक्वेंसी या केवल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, घूमने वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसी से टाइम पीरियड निकालते हैं, कितनी देर में एक चक्कर पूरा होगा, वही फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड है ना। ये टाइम है। k क्या हो जाएगा, k का वैल्यू 2π/λ होती है। और k का मतलब होता है कि यहाँ पे इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक या प्रोपगेशन कांस्टेंट, और वैसे इसका मतलब होता है 1 मीटर में कितना फेज डिफरेंस आएगा, है ना। क्योंकि इसको अपन अभी समझ लेंगे और भी ये जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें आगे ये फाई जो है इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज या प्रारंभिक कला। इसको इनिशियल फेज या प्रारंभिक कला की कण SHM तो कर रहा है, पार्टिकल SHM तो कर रहा है, लेकिन शुरुआत में वो कहाँ से चालू हुआ, वो a/2 से चालू हुआ कि a/√2 से चालू हुआ, कहाँ से चालू हुआ, वैसा कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब अपने को पता होना ही चाहिए। इसके बाद ये पूरी टर्म को क्या कहेंगे,
ये जो पूरी टर्म आ रही है इसको केवल बोलेंगे फेज या कला। फेज या कला, बताइए फेज या कला ये किस किस पर डिपेंड कर रही है, किस किस पर निर्भर कर रही है? टाइम पर, और एक किस पर डिपेंड कर रही है? एक्स पर। समझ रहे हो क्या? वो कर्ण आपको ये शुरुआत में बताया हुआ है कि मान लीजिए कोई रस्सी होती है और रस्सी को एक सिरे को पकड़ के आपने इसको धक्का दिया होता, मान लीजिए ऊपर नीचे इस तरीके से किया होता, तो आपको किसी पॉइंट को, किसी बिंदु को परिभाषित करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। मैं बोलूँ 2 बजे, तो 2 बजे तो सर रस्सी पता नहीं कैसे होगी, लेकिन 2 बजे 2 मीटर वाला, 2 बजे और 2 मीटर दूरी पे जो पार्टिकल है, अब एक कण ही मिलेगा आपको, एक ही पार्टिकल मिलेगा। इसीलिए समझ में आना चाहिए किस पे डिपेंड करेगा, टी और एक्स दोनों पर डिपेंड निर्भर करेगा। चलिए ये तो एक पॉइंट है ही अपने पास। उसके बाद फटाफट यहाँ पे एक वेव बना लीजिए भाई। ये इस तरीके से एक वेव बना लीजिए। ये दूरी, ये डिस्टेंस आपको कई बार बताई हुई है। अभी इसी में YDSC ले आऊँगा मैं, ठीक है, अलग से हेडिंग वेडिंग लिख लेंगे, लेकिन आप यहाँ से पॉइंट थोड़े देख लेना। ये दूरी, ये लैम्डा होती थी, ठीक है। एक टाइम पीरियड में जो वेव या तरंग चलती है उसे लैम्डा बोलते हैं अपन। और लैम्डा दूरी में एंगल कितना बनता था? 2 पाई। एक चक्कर पूरा हो चुका है, एक वृत्त पूरा हो चुका है, तो 2 पाई। तो यहाँ से अपन बोलते थे लैम्डा में फेज डिफरेंस कितने का आएगा? 2 पाई का आएगा, है ना। लैम्डा दूरी मतलब अगर ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस या कालांतर कितने का है? 2 पाई का है। बताइए, तो 1 मीटर दूरी पर फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा, ओके ही हो जाएगा। तो फिर बताइए, अगर दो बिंदु, 2 पॉइंट्स के बीच में दूरी या डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, 2 पॉइंट के बीच में दूरी है डेल्टा एक्स, तो उनका अब फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स होगा। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए आया हुआ है, वो याद है पहले भी आपको। डेल्टा फाई कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स को आज से बोलना है पथांतर या पाथ डिफरेंस, पथांतर या पाथ डिफरेंस। और डेल्टा फाई को बोलना है फेज डिफरेंस या कलांतर। तो डेल्टा एक्स हो जाएगा पथांतर, पाथ में डिफरेंस। पाथ में डिफरेंस का क्या मतलब है और भी समझ लेंगे अपन। तो ये पाथ डिफरेंस पता होना चाहिए अपने को। डेल्टा फाई का ये सब वैल्यूज़ हैं ही। धीरे धीरे इंटरफेरेंस पे आएंगे अपन, अभी हेडिंग लिखी है, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस या दूरी दे रखी है तो डेल्टा फाई आ जाएगा अपने पास। अब इसमें आप क्या कीजिए, इसमें फटाफट जो बोला जा रहा है, सारे सवाल मैं इंटरफेरेंस के कराने नहीं वाला हूँ, बस ऐसे ही कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ अगर कुछ डाउट है किसी का। तो एक ये सोर्स मान लीजिए S1, एक ये सोर्स मान लीजिए S2, और ये एक पॉइंट मान लीजिए P भाई, और S1 से एक वेव चली इधर आ गई, और ये दूरी कुछ मान लीजिए 4 दी हुई है, ये दूरी 3 दी हुई थी, 3 मीटर। तो S2 से जो वेव चलेगी वो भी P पे आ जाएगी, लेकिन वो कितना चलेगी, क्योंकि ये 4 है, ये 3 है, तो फिर ये डिस्टेंस कितना होना पड़ेगा? 5 मीटर होना पड़ेगा। तो P पॉइंट पर अगर पाथ डिफरेंस आपसे कोई पूछे तो बड़ा रास्ता माइनस छोटा रास्ता भैया, ठीक है। बड़ा रास्ता माइनस छोटा, बड़ा रास्ता इसमें 5 मीटर वाला ही दिख रहा है, तो 5 मीटर माइनस 4 मीटर, तो कितना आ जाएगा? 1 मीटर। तो पाथ डिफरेंस का मतलब यही है, जो पाथ के बीच का डिफरेंस है। इस पॉइंट P तक अपन आए हैं, P पॉइंट पर दोनों तरंग, दोनों वेव्स के द्वारा जो भी डिस्टेंस चली है, बड़ी डिस्टेंस में से छोटी डिस्टेंस माइनस कर देते हैं। अभी पाथ डिफरेंस ही निकालना है, लेकिन इस चैप्टर में ना अपने को YDSC पढ़ना है, तो ये सब सवाल तो अपन ने वेव थ्योरी में कर लिए। अगला भी एग्जाम्पल ही है, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, अपने को निकालना पाथ डिफरेंस ही है, लेकिन सब सीख लेते हैं अपन कि इस चैप्टर में जो आएगा वो करें ना सवाल अपन। तो आपको ऐसा कुछ दे दिया भाई, अब ये क्या है क्या नहीं है उससे कुछ मतलब नहीं है, अपन ने जो पढ़ा हुआ है अपन तो वो सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर एक सोर्स है S1, यहाँ पर एक सोर्स है S2, ठीक है, और ये दूरी मान रखी है, ये D डिस्टेंस मान रखी है, ये D डिस्टेंस मान रखी है, ये दोनों सोर्स के बीच की दूरी स्मॉल d मान रखी है, ये स्क्रीन है, कोई पर्दा लगा रखा है, तुम्हारे घर से कोई चादर ले आए लगा दिया यहाँ पे, तो ये स्क्रीन है। यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया P पॉइंट की बात कर रहे हैं भाई, ये रहा पॉइंट P सर। वही अपन तो पाथ डिफरेंस निकालना सीख रहे हैं।
तो P पॉइंट पे S1 वाली भी पहुंचेगी S2 ने भी पाप नहीं किया, वो भी पहुंचेगा, तो S1 वाला पहुंचा इधर ऐसे, और S2 से भी तरंग या वेव पहुंची इधर। तो बड़ा रास्ता माइनस छोटा रास्ता, यानी P पॉइंट पर डेल्टा x अगर अपन निकालते तो वो आता बड़ा रास्ता S2P माइनस S1P, ठीक है, S2P माइनस S1P। आप जब सवाल करेंगे इस चैप्टर के तो ज़रूरत पड़ेगी आपको, और ये क्या स्ट्रक्चर है इससे कुछ लेना देना नहीं है अपने को, तो पाथ का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। चलिए ये दूरी मैं y मान लेता हूँ, चलिए ये सारे सिंबल्स आपसे कोई स्मॉल d आज से कोई दे दे इस चैप्टर में, ये एक्सपेरिमेंट वैसे YDSC है, यंग डबल स्लिट या द्वि स्लिट का प्रयोग। तो d छोटा d क्या होता है, दोनों स्लिट या दोनों सोर्स के बीच की डिस्टेंस। कैपिटल D क्या हो जाएगा, सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने माना हुआ है कि ये जो d है ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये आम तौर पर यही होगा, आम तौर पर 99% केसेस में, और हो सकता है ऐसा ना भी हो। ऐसा नहीं होगा तो तुम और तुम्हारी शानदार मैथ्स, फिर उससे सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। अभी मैं इससे सवाल सॉल्व कर देता हूँ। बताइए इसमें अगर पाथ डिफरेंस निकालते हैं अपन, तो यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर एक लंब गिराया गया है, एक परपेंडिकुलर एक लंब गिरा दीजिए इस तरीके से, एक परपेंडिकुलर गिराया गया है। परपेंडिकुलर गिराने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये दोनों लंबाइयाँ अब सेम हो जाएंगी। देखिए ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई वो सेम है। ऐसे मानिए ये दूरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दूरी है, तो बहुत बड़ी दूरी है, दो रे लाइन आ रही थी, अपन ने कहीं से परपेंडिकुलर डाला तो बस वो दोनों लाइनें तो क्या हो जाएंगी, सेम। उसके आगे जो जा रही है वही पाथ में डिफरेंस है, इतनी ही एक्स्ट्रा चली है, ये यही पाथ डिफरेंस है। तो इसको लिख दीजिए, यही क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। और इस एंगल को अपन मानते हैं थीटा, इस एंगल को अपन ने माना थीटा। तो बताइए ये था डी, ये था डी, तो ये क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, और ये डी कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। आज से याद रखेंगे, ऐसे किसी भी चित्र में आपको डेल्टा एक्स किसी भी पॉइंट का चाहिए, किसी भी पॉइंट का, वो कितना हो जाएगा भाई, डी साइन थीटा होगा, ये डी साइन थीटा होगा। यहाँ पे ये डी साइन थीटा लिखने में मैंने कोई भी रिजल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। डी साइन थीटा तो हमेशा ट्रू होगा, डी साइन थीटा तो हमेशा पालन करेगा, लेकिन आगे वाला रिजल्ट जो मैं लिखने वाला हूँ वो पालन करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कैसे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो मैं बता देता हूँ। तो आप ये याद रखेंगे कि ये वैल्यू एक तो किसके बराबर होने वाली है, डी साइन थीटा के बराबर। लेकिन नीट और जेईई मेंस के 99% सवालों में होगा ये। मैं यही इसी को वापस बना देता हूँ इस तरीके से, और ये दूरी कितनी दे रखी है, ये डी दे रखी है, ठीक है। और ये अपन ने एक बिंदु पी लिया हुआ था, पॉइंट पी, जो कितनी हाइट पर था, वाई हाइट पर, और अपन इस एंगल को भी मानने वाले हैं थीटा। ज्योमेट्री से मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस लाइन को भी, इसी में अगर दूसरा कलर है मेरे पास कोई, यहाँ पे इस लाइन को भी कनेक्ट करते सेंटर से, तो ये वाला एंगल भी कितना आता, थीटा। एनसीईआरटी ने बताया हुआ है, अपने पास इतना टाइम नहीं है कि वो दोनों एंगल में सेम प्रूफ करूँ। आप याद कर लें कि वो वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा होगा, कोई डाउट इसमें लेके मत आना। ये मैथ्स है, मैथ्स, कि ये एंगल थीटा वो एंगल थीटा कैसे होगा थीटा। तुम कॉन्करेंट ट्रायंगल्स लगाओगे तो आएगा। तो दो एंगल्स ये सेम है, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। बताइए, याद करना है, ये एक बेसिक आप अपने दिमाग में स्केच बना लो, इसको कुछ भी नाम दें, ये चित्र आते ही ऐसा कुछ भी, एग्जाम में 2 प्रश्न आएंगे इससे, और एक प्रश्न YDSC का आएगा ही आएगा। इसमें प्लीज़ थीटा याद रख लेना। जब हमने परपेंडिकुलर गिराया तो ये वाला एंगल कितना मानना है, थीटा, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी डी दूरी वाली, वो भी उस पॉइंट से कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल। ये दोनों एंगल सेम मानने हैं आपको, समझ रहे हो गया। अगर वो सेम होंगे, इसके बाद तुम अपनी मैथ्स कुछ भी लगाओ, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये दोनों एंगल सेम होंगे, वो तुम प्रूफ करोगे तब भी यही आएगा। इसके बाद ये बता दो मेरे को, यहाँ से टेन थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा y/d, टेन थीटा y/d आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने जो कुछ लिखा है ना, ये रिजल्ट हमेशा पालन करेंगे, ऑलवेज।
लेकिन अब जो मैं लास्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ वो हमेशा पालन नहीं करेगा, वो तब फॉलो करेगा जब थीटा स्मॉल होगा। मान लिया थीटा स्मॉल है, अब माना है मैंने, इससे पहले नहीं माना था, तो इससे पहले जो कुछ बताया है वो हमेशा चलेगा, हमेशा चलाइए। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन 0 भी 0 होता था और टेन 0 भी 0 होता था, साइन 0 भी 0 होता था, टेन 0 भी 0 होता था। याद रखना है जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा क्या होता है, बराबर होता है, बराबर। इसीलिए वो किसके बराबर हो जाएगा, y बाय डी के बराबर, y बाय डी के बराबर। तो मैं ये रिजल्ट कंप्लीट कर देता हूँ। फिर ये जो मेरे पास पाथ डिफरेंस आया है ना, कितना आया है, पथांतर डी साइन थीटा, इसी को अपन लिख सकते थे डी इंटू साइन थीटा की जगह टेन थीटा, टेन थीटा की जगह y बाय डी। देखिए मैं जब भी इसके सवाल करता हूँ ना, क्योंकि मेरे को पेपर देना नहीं है, तो मैं आराम से तसल्ली से साइन और टेन निकालता हूँ, है ना। आपने मान लीजिए साइन थीटा निकाला इस क्वेश्चन में किसी तरीके से, और वो साइन थीटा आ गया 1/2, तो क्या थीटा स्मॉल मानोगे, नहीं मानना है। फिर अलग से टेन थीटा निकालना पड़ेगा और दोनों बराबर नहीं होंगे, अलग से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है। मैं हर बार हर सवाल में साइन थीटा निकालता हूँ और टेन थीटा भी निकालता हूँ, जब छोटे दिखते हैं तो मैं दोनों को बराबर करता हूँ। लेकिन अपने ज़्यादातर क्वेश्चन तुम एग्जाम की एक्सरसाइज में देखोगे ना, तो एग्जाम की एक्सरसाइज में तो मुझे याद ही नहीं कि ये रिजल्ट कभी वैलिड ना हुआ हो, ठीक है। तो आप ये रिजल्ट लगा सकते हो, ये रिजल्ट हमेशा पालन करेगा। और ये रिजल्ट भाई तभी जब साइन थीटा टेन थीटा बराबर, और साइन थीटा टेन थीटा लिखना विखना सीख लेना तुम, डी साइन थीटा तो हमेशा होगा ही पार्ट डिफरेंस, है ना। अब यहीं से जैसे मान लीजिए आपको समपोषी या विनाशी, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते, तो वहाँ पे पाथ डिफरेंस बताया था आपको। पाथ डिफरेंस पथांतर कितना कितना होता था, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, वो मैक्सिमम के लिए होता था। तो यही मैं क्या करूँगा, पढ़ाने में तो दूसरे अंदाज से पढ़ाऊँगा, लेकिन एग्जाम में मैं करूँगा डी साइन थीटा को करूँगा मैं उसके बराबर। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि डेल्टा एक्स तो कितना होगा, डी साइन थीटा ही होगा सर, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो छोटा हो बड़ा उससे मतलब नहीं है। अगर मैं सॉल्व करते हुए साइन थीटा छोटा दिखेगा तो अपने आप साइन थीटा को मैं किसके बराबर लिख दूंगा, वाई बाई डी के बराबर। तो प्रैक्टिस करने की बात है, आप ऐसे प्रैक्टिस करो कि कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी चीज़ें ध्यान कर लेना, डेल्टा एक्स जरूरी है अपने को निकालना। तो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट आया, दो एंगल सेम बनेंगे, कौन कौन सा, परपेंडिकुलर डाला ये वाला एंगल थीटा, और सेंटर से आपने किसी पॉइंट को जोड़ा है, ठीक है, उसी पी पॉइंट को, तो वो एंगल कितना आएगा, थीटा। वो दोनों एंगल तो सेम रहेंगे ही। अब वो साइन थीटा टेन थीटा बराबर होता है नहीं होता है, निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा सवालों पे, सवाल देख लेंगे अपन। तो ये डेल्टा एक्स की कहानी चल रही थी। अब इसमें अपन सुनते चलिए, आप बताइए मेरे को, दो वेव्स जब मिलेंगी तो सुपर इम्पोजिशन होगा, अध्यारोपण होगा। और अगर दो वेव्स मिलती हैं, मान लीजिए, फटाफट आप लिखते चलिए, y1 लिखिए, a1 साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस phi1। और यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आएंगे जो आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हैं, तो आप देखते चलिए। ये दो अपन ने वेव्स लिख रखी हैं, ये दो सोर्स मान लीजिए, लाइट के दो सोर्स हैं, दो अलग अलग सोर्स का मतलब इनको आप लिख लेना इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या अलग अलग स्रोत हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब एक ट्यूबलाइट दूसरी ट्यूबलाइट, दो अलग अलग ट्यूबलाइट ले लिया अपन ने, दोनों ट्यूबलाइट की ये इक्वेशंस आ गई, ठीक है। इन ट्यूबलाइट्स में मेरे को फेज डिफरेंस बता दीजिए, वहाँ से बहुत सारे पॉइंट आने वाले हैं जो आपसे कोई भी पूछे तो बताना। डेल्टा फाई फेज डिफरेंस कालांतर, तो एक के फेज में से माइनस करना पड़ेगा दूसरे का फेज, लिखते चलिए फटाफट, ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस phi1, और माइनस करना पड़ेगा ओमेगा 2t, इधर माइनस करोगे प्लस k2x और माइनस phi2, और यहाँ से t कॉमन लेके कितना आ जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, माइनस x कॉमन लोगे k1 माइनस k2 और प्लस phi1 माइनस phi2। बहुत सारी बातें आएंगी और मैंने वेव थ्योरी में भी कुछ बातें बता रखी हैं, वहाँ से रिलेट कर लोगे तब भी समझ में आ जाएगा। ये डेल्टा फाई आया है ना, अपन कोहेरेंट या कला संगत स्रोत की तरफ बढ़ रहे हैं अब, कि क्या क्या कंडीशन इंटरफेरेंस की आ जाएगी, वो सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वैसे वहाँ पे भी समझाया हुआ है, वहाँ पे मैंने 3-4 फिनोमेना बताए थे आपको, इंटरफेरेंस बताया था आपको, बीट्स बताया था आपको। इंटरफेरेंस और बीट्स में, इंटरफेरेंस में इसको गैप करना होता था, है ना, और बीट्स में इसको गैप करते थे अपन, तभी तो वहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी आती थी, और अपोजिट डायरेक्शन में चलती थी
तो वहाँ पे अप्रगामी तरंगें स्टेशनरी वेव्स आती थी। एक लीसा जोस फिगर भी आता था, बताया था आपको, परपेंडिकुलर वेव्स आनी, ये 4 फिनोमिना होते थे, लिखवाया था आपको। अभी यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसमें मेरे को अब ये बताओ, अब अपन अपनी आँखों के लिए, मतलब मान लीजिए मैं 2 लाइट जलाता हूँ, क्योंकि इसमें YDSC पढ़ने वाले हैं अपन, 2 सोर्स आएंगे, तो मेरे पास 2 बल्ब होते हैं, एक 60 वाट का, 100 वाट का बल्ब होता। बल्ब को जला के मैंने ये स्क्रीन, दीवार को स्क्रीन ही मान लेते हैं अपन, तो 2 बल्ब जलाए होते हैं, आपको क्या दिखता है आप ये बताइए। 60 और 100, 2 बल्ब जला दिए हमने, तो आपको और ज़्यादा रोशनी दिखी होती और कम रोशनी दिखी होती, या कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम दिखी होती? हमें पूरी दीवार पर सेम रोशनी दिखी होती, पूरी दीवार पर हमें क्या दिखी होती? सेम रोशनी। ऐसा मत बोल दो जल रही है ना 2-2, ऐसा नहीं कि सर अभी तो आपकी खोपड़ी मस्त चमक रही थी, अब कुछ देर बाद सर अंधेरा हो गया है यहाँ पे, देखिए ऐसा कुछ नहीं है सर, खोपड़ी जैसे पहले चमक रही थी अभी भी वैसे ही चमक रही है, हमेशा वैसे ही चमक रही है। दोनों अलग अलग लाइट हैं, 2 इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, अलग अलग सोर्स हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये प्रूफ करना है अपने को कि 2 अलग अलग सोर्स हैं, तो अब इनकी तीव्रता, इनकी चमक, इनकी इंटेंसिटी क्या है? सेम है। आप ये बताइए, जो दृश्य प्रकाश होता है ना, उसकी वेवलेंथ, उसका लैम्डा बहुत छोटा होता है ना, तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो लैम्डा बहुत कम होता है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, बहुत कम है ना। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, आवृत्ति बहुत ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो है ना, ये इतनी जल्दी चेंज होगा, ये डेल्टा फाई टाइम पे तो डिपेंड कर रहा है, और मैं आपको फील दिलवा रहा हूँ क्योंकि लैम्डा बहुत छोटा है विजिबल लाइट का, इसलिए टाइम के साथ ये लाइट बहुत तेज़ी से चेंज होने वाली है, बहुत तेज़ी से, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू किस में है? एंगस्ट्रॉन्ग में है, समझ रहे हो? लैम्डा किस में है? एंगस्ट्रॉन्ग में है, इसलिए फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है। अगर बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलेंगी ना, तो अपनी आँखें उसको देख नहीं पाएंगी, इसलिए अपनी आँखें देखेंगी एवरेज वैल्यू। बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसलिए अपनी आँखें क्या देखेंगी? एवरेज वैल्यू। तुम्हारे क्वेश्चन है ये कि 2 इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, 2 अलग अलग बल्ब जलाए गए, तो क्या मिलेगा रिजल्टेंट? तो वहाँ पे ये नहीं वेक्टर का फॉर्मूला लगा रहे हो, ये वहाँ पे करेंगे क्या? हम अपनी आँखों को दिखेगा आई एवरेज, औसत दिखेगा। क्यों? ये मैं बोल देता हूँ, डेल्टा फाई जो है वो चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि बताया ना आपको कि लैम्डा की वैल्यू बहुत कम है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। ये डेल्टा फाई टाइम पे डिपेंड कर रहा है। क्या टाइम चेंज हो रहा है? बिल्कुल टाइम चेंज हो रहा है, इसीलिए ये डेल्टा फाई चेंज होगा। अगर ये डेल्टा फाई चेंज होगा तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या था वैसे? वो सब लिखा नहीं मैंने, क्योंकि आपको पता होगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos फाई। और ये जो cos फाई है ना, ये फाई क्या हो रहा है? वही डेल्टा फाई लिखो, फाई लिखो, कुछ भी लिख दो। ये डेल्टा फाई क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसीलिए आपकी आंखों को क्या दिखेगी? एवरेज वैल्यू दिखेगी। एवरेज वैल्यू का मतलब जो बचपन का एवरेज है वो नहीं निकालना है। एवरेज मतलब जो मैक्सिमम दिख रहा था प्लस जो मिनिमम दिख रहा था, उनका आधा आँखों को ये दिखेगा। आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बाय 2। क्या आई मैक्सिमम का फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूले मैंने लिखे नहीं आई मैक्सिमम आई मिनिमम के, ये मानते हुए कि आपने पढ़ा हुआ है। और ये बताइए cos फाई 1 कर दोगे तो मैक्सिमम कितना दिखने लगेगा? I1 + I2 + 2 रूट I1 I2। सर मिनिमम कितना दिखने लगेगा अपने को? मिनिमम दिखने लगेगा I1 + I2 - 2 रूट I1 I2। डिवाइड किससे करना है? 2 से। यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आएंगे अभी जिससे आपके दिमाग के पर्दे और खुल जाएंगे। ये सब कैसे आया सर मैक्सिमम मिनिमम? ये cos फाई की वैल्यू एक बार -1 रख दी और cos फाई की वैल्यू एक बार +1 रख दी। तो क्या यहाँ से आंसर कितना आ रहा है? आंसर I1 + I2 आना चाहिए, क्योंकि दिखता वही है मेरे को। अगर 60 की बल्ब और 100 की बल्ब जलाऊंगा ना तो पावर के टर्म्स में 160 दिखेगा मेरे को, और वही आ रहा है आंसर। तो ऊपर भी क्या आ गया? I1 + I2 2I1 2I2, नीचे 2 कैंसिल, कितना आ गया? आई एवरेज। आई एवरेज आ गया भैया I1 + I2। आपसे बोल दिया किसी ने कि 2 अलग अलग सोर्सेस थे, एक की इंटेंसिटी एक की तीव्रता 9 और दूसरे की इंटेंसिटी दूसरे की तीव्रता 1, तो भैया अपने को रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है? फॉर्मूला मत लगा देना I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos फाई। इंडिपेंडेंट अलग अलग सोर्सेज हैं तो वहाँ पे बनने वाला पैटर्न बहुत जल्दी चेंज होगा। आपकी आंखें उतनी सक्षम नहीं है कि उस चेंज को देख पाएँ, इसलिए अपनी आंखें क्या देखती हैं? औसत।
एवरेज देखती हैं, और एवरेज देखती हैं तो वो एवरेज जब मैंने निकाला तो कितना आया, I1 + I2। ये आंसर है एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट और फिजिक्स के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारा दिमाग तो यही बोलता था सर एक लाइट जलाई दूसरी लाइट जलाई तो टोटल कितनी लाइट मिलेगी, I1 + I2 ही तो मिलेगी सर, यही मिलेगी, तो वो आ रही है I1 + I2। ठीक है, ये रिजल्ट कब लगाना है, कब लगाना है ये रिजल्ट, दो अलग अलग सोर्स दिख जाएं, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट सोर्स या दो अलग अलग स्रोत दिख जाएं, या फिजिक्स की लैंग्वेज में कला संगत स्रोत नहीं होने पर, या इनकोहेरेंट। एक कोहेरेंट सोर्सेज होते थे, नॉन कोहेरेंट या इनकोहेरेंट बोल सकते हो। अगर दो अलग अलग सोर्स, क्या होता है कोहेरेंट नॉन कोहेरेंट वो भी अभी देख लेंगे अपन, लेकिन अभी आप ये ध्यान कीजिए कि अगर दो अलग अलग लाइट आएंगी तो हमें कुल कितनी दिखने वाली है, I1 + I2। एनर्जी कंजर्वेशन तो हमेशा होता है ना, एनर्जी ऊर्जा का संरक्षण हमेशा होता है। अब YDSC का जो प्रयोग करेंगे ना अपन, YDSC के प्रयोग में क्या होगा कि एक स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन पे दो सोर्सेज, ये चित्र बनाया हुआ था, तो दो लाइट आएंगी, लेकिन वो लाइट जब मिलेंगी तो कहीं पर तो ज़्यादा लाइट दिखेगी, कहीं पर कम लाइट दिखेगी, कहीं पर ज़्यादा लाइट दिखेगी, कहीं पर कम लाइट दिखेगी। तो कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, एनर्जी अभी भी क्या है, कंजर्व है। वो मैंने पहले भी बताया हुआ था कि लेकिन एनर्जी का ना पुनर्वितरण हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। बताइए एवरेज कितना होता था, I1 + I2। जहाँ एवरेज से कम दिखेगा उसको बोलना मिनिमा, उसको बोलना डिस्ट्रक्टिव, उसको बोलना विनाशी। जहाँ एवरेज से ज़्यादा दिखेगा उधर कंस्ट्रक्टिव या संतोषी प्यार से बोल सकते हो, है ना, तो कंस्ट्रक्टिव या संपोषी हो जाएगा। एवरेज कितना है, I1 + I2। ये तो मेरे को समझ में आता है कि सर I1 + I2 तो दिख ही रहा है, सर ये कहाँ से आ गया, +2√I1I2। तो मैं बोलूँगा यार यहाँ पे भी दूसरे किसी बिंदु पर I1 + I2 था, लेकिन वहाँ पे ये एनर्जी की कमी आई और ये एनर्जी कहाँ चली गई, दूसरे पॉइंट पे चली गई, तो वहाँ पे क्या हो गई, प्लस हो गई। तो ये क्या हुआ, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हुआ, ऊर्जा का पुनर्वितरण। सुन रहे हो क्या, एनर्जी अभी भी कंजर्व है, बस उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। कहीं पे +2I1I2 है तो कहीं पे -2I1I2 है, ऐड करने पे अभी भी एवरेज आ रहा है। तो आपको याद करना है कि इसके नीचे ये सब मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो इंटरफेरेंस या व्यतिकरण में एनर्जी कंजर्व रहती है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि सर एक बल्ब आई दूसरी बल्ब आई अंधेरा हो गया तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी कंजर्व रहेगी, ऊर्जा संरक्षित रहेगी, लेकिन क्या हुआ होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, या आप लिख लेना ऊर्जा का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का पुनर्वितरण। YDSC तक आ जाएंगे फटाफट अपन, आप बस पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब आने चाहिए। तो हमने क्या किया, दो अलग अलग सोर्स लिए पहले, दो अलग अलग सोर्स लेने पे हमारे पास ΔΦ क्या आया था, ये आया था ΔΦ। और इस ΔΦ में समस्या थी, हमारी आंखें जो है ना देख नहीं पा रही थी, मतलब जो पैटर्न था ना वो सस्टेन नहीं कर रहा था। अगर कहीं पे चमकीला कहीं पे काला बन भी रहा था तो वो वैसा रह नहीं पा रहा था, इसीलिए हमारी आंखों को क्या दिखा, औसत दिखा, एवरेज दिखा। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अगर जहाँ काला बना हुआ है वहाँ काला डार्क बना रहे। इसका मतलब आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ना, इसमें ये cos phi कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि I1 तो कांस्टेंट होगा ही, I2 तो कांस्टेंट होगा ही, 2√I1I2 कांस्टेंट है ही। इससे पहले cos phi तो कांस्टेंट नहीं था क्योंकि वो समय के साथ बदल रहा था। अगर आप कुछ ऐसा कर दो कि ये phi क्या हो जाए, cos phi ये कांस्टेंट, तो बस जहाँ पे चमकीला या ब्राइट बना रहेगा, और उसी को हम क्या बोल देंगे, अच्छा इंटरफेरेंस। समझ रहे हो क्या, विजिबिलिटी होनी चाहिए, विजिबिलिटी। मान लीजिए ऐसा इंटरफेरेंस है जहाँ चमकीला और काले में आपको डिफरेंस ही नहीं पता लग रहा है, चमकीला भी थोड़ा कम चमकीला है और जहाँ अंधकार होना चाहिए था वहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश आ गया है, तो आप बोलेंगे वो इंटरफेरेंस अच्छा नहीं है। विजिबिलिटी फैक्टर, देखने का कारक अच्छा होना चाहिए। वो कब अच्छा होगा आगे मैं बता दूंगा, लेकिन हमारे को पैटर्न ऐसा दिखना चाहिए एक्सपेरिमेंट में, सर यहाँ पे चमकीला, यहाँ पे बिल्कुल काला, यहाँ पे चमकीला, यहाँ पे काला, तब उसे अच्छा पैटर्न कहेंगे अपन। तो अपने को बताओ यहाँ पे ये सब हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर ω1 ω2 को मैं बराबर कर दूँ तो टाइम वाली टर्म गायब हो जाएगी ना। बताओ ओमेगा बराबर हो जाएगा तो फिर इस k को भी बराबर होना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या,
ओमेगा बराबर हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा, तो फिर इस 2 पाई बाई लैम्डा को भी बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान से सुनते रहने का जो जो बोला जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे स्टेटमेंट आएंगे। अब हमने वापस से 2 सोर्सेज लिए, 2 स्रोत लिए, और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है ना, आवर्ती बिल्कुल सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम, लैम्डा सेम है, ओमेगा सेम है, सब चीज़ें सेम है। मतलब 2 बल्ब ले ली बिल्कुल एक जैसी, सेम दुकान पे जाके बोला 60 वाट की 2 बल्ब दो, आज सर ने बोला YDSC करना है, 2 बल्ब लेंगे बिल्कुल सेम, आज करके देखेंगे घर पे YDSC, 2 बल्ब बिल्कुल 60 वाट की एकदम सेम, सेम कांच, सब कुछ सेम है उसमें। सब कुछ सेम होने के बाद डेल्टा फाई का आंसर कितना आएगा, फिर डेल्टा फाई का आंसर कितना आएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 तो सेम हो गया, K1 माइनस K2 वो भी सेम हो गया, क्या आंसर phi1 माइनस phi2 आ गया। तो डेल्टा फाई, अगर इस केस में हमने डेल्टा फाई निकाला तो वो कितना आया, phi1 माइनस phi2। क्या ये डेल्टा फाई कांस्टेंट है, क्या ये डेल्टा फाई कांस्टेंट है, जो भी आप सोचो उसका उल्टा बोलना, हमेशा तो यही रहा है, आज भी वही रहेगा। क्या ये डेल्टा फाई कांस्टेंट है, तो अपन ने क्या है, 2 सोर्स लिए, 2 लाइट सोर्सेज लिए, और मैंने कारण आपको ये वेव थ्योरी में ही बता रखा है, मैं तो फिर से वही लाइन रिपीट करूंगा। ये 2 सोर्स लिए, 2 सोर्स मतलब ये 2 अलग अलग सोर्स हैं, लिख लेना, हिंदी में लिख लेना अलग अलग, और अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाले 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज। और अब आपको जाना पड़ेगा इसके बेसिक पर कि ये कांस्टेंट क्यों नहीं है, ये कंसेप्ट आ जाएगा सर, बेसिक पे जाना पड़ेगा, बेसिक पे। तो लाइट कैसे आती है वो आपको पता लगाना पड़ेगा। तो लाइट सर आती है वो तो कैसे बताएं सर, लाइट आपने क्या किया, स्विच ऑन किया, टंगस्टन होता है मान लीजिए बल्ब में टंगस्टन, तो टंगस्टन गर्म हुआ, गर्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब ये जो जंपिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, ये हर बल्ब में रैंडम होती है, ऐसा नहीं कि पहले बल्ब में 0 से 5वें पे गया है तो दूसरे बल्ब में भी 0 से 5वें पे ही जाएगा, नहीं 0 से 4थे पे जाएगा, फिर जब नीचे आएगा तब एनर्जी निकलेगी, वही लाइट मिलेगी अपने को। तो ये जंपिंग क्या हो रही है, रैंडम हो रही है, और क्योंकि जंपिंग रैंडम है इसलिए अलग अलग समय पर ये फाई फिर से क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इसीलिए लोग बाग लिखते हैं 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट, 2 अलग अलग स्रोत कभी भी कला संबंध नहीं हो सकते हैं। ये बात प्रकाश के लिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन ध्वनि के लिए, साउंड के लिए सही नहीं है। वहाँ पे 2 अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं कोहेरेंट, वहाँ पे बताया था, यहाँ पे फिर से एक बार ज्ञान देना पड़ गया। तो आपसे कोई पूछे कि लाइट, तो लाइट का कारण बता देना यार कि जंपिंग रैंडम हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, वो एक बल्ब में कौन सी स्टेट पे गया, दूसरी बल्ब में कौन से स्टेट पे गया, टाइम के साथ वो चेंज होने लग जाएगा, ये फाई भी क्या होने लग जाएगा, चेंज होने लग जाएगा। तो वो अपन यहाँ पे लिख देता हूँ अंग्रेजी में मैं, जंपिंग जो है वो रैंडम है। जंपिंग मतलब तुम कैसे भी कूद सकते हो, लेकिन तुम्हारे कूदने की बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग। तो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी रैंडम, इसीलिए 2 अलग अलग सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे। कोहेरेंट का मतलब हमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2-3 लाइनें लिख देता हूँ कि पहले तो लिख लेना 2 इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कांट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब डेल्टा फाई कांस्टेंट नहीं होगा उनका। और हिंदी में भी लिख लेना कि 2 भिन्न स्रोत कभी भी कला संगत नहीं होंगे। मतलब कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि डेल्टा फाई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, है ना। कला संगत, कला संबंध, उनका मतलब होता है कि डेल्टा फाई क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट होना चाहिए था, नियत होना चाहिए था, वो नहीं होगा। इसीलिए इस YDSC के एक्सपेरिमेंट में हम एक ही लाइट लेंगे और उस लाइट से ही 2 अलग अलग सोर्सेज बनाएंगे। या तो वेव फ्रंट का डिवीजन करोगे और या फिर एम्पलीट्यूड का डिवीजन करोगे, एक ही सोर्स लेंगे, क्योंकि एक ही सोर्स होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन जहाँ भी गया उससे ही 2 सोर्स बने, तो उन दोनों में भी इलेक्ट्रॉन सेम ही जंप कर रहा होगा, एक से ही तो बने वो, इसलिए वहाँ पे डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट।
तो आप ये ज़रूर लिख लेना कि कोई पूछे कोहेरेंट या कला संबंध का मतलब क्या है, डेल्टा फाई कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब टाइम पर नॉट डिपेंड, या हिंदी में भी लिख लेना कला संबंध सोर्स हैं ये। कला संबंध स्रोत कब होंगे, जब डेल्टा फाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम, है ना। या हिंदी में लिख लेना समय पर निर्भरता नहीं होगी, टी पे नॉट डिपेंडेंट जो होंगे, है ना, नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम लिख लेना, उनको अपन बोलते हैं कोहेरेंट। तो याद रखना है इंटरफेरेंस की कंडीशन है, वैसे तो मैंने पहले बताई हुई है, इंटरफेरेंस के लिए बिल्कुल सेम वेव्स होनी चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए उनका, सब कुछ सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। किसी एक पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो उस पॉइंट पर आपको जो पैटर्न मिलने वाला है, उस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलने वाला है, उसी को क्या कहना है, अपने को इंटरफेरेंस कहना है। तो याद रखना इसको कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। तो व्यतिकरण की कंडीशन, ये अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्योंकि मेरे को ज़रूरत पड़ेगी कुछ एक फॉर्मूले की, तो मैं कुछ एक फॉर्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर अपन कुछ सवाल कर लेते हैं इसमें। तो आप ये सारे फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ मैं, 2 फॉर्मूले लिख रहा हूँ बस, ठीक है। और 2 में भी एक तो बताओ मेरे को डेल्टा फाई कैसे निकालोगे, इस चैप्टर में ज़रूरत होगी डेल्टा फाई की। तो डेल्टा फाई हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे, डेल्टा एक्स के लिए सर आपने कहानी सुनाई थी, डेल्टा एक्स हमेशा डी साइन थीटा होगा, डेल्टा एक्स हमेशा कितना होगा, डी साइन थीटा होगा इस चैप्टर में। और वो सर डी इंटू वाई बाई डी भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तभी तय किया जाएगा जब साइन थीटा टेन थीटा बराबर होगा, और वो कब बराबर होगा, जब थीटा स्मॉल होगा। तो ये सब हमने आपको पढ़ा दिया। तो यहाँ पे वैल्यूज लिखने का और यहाँ पे डेल्टा फाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको डेल्टा फाई याद है क्या, मतलब एंगल याद है क्या, कि एंगल कंस्ट्रक्टिव में क्या क्या बनता था, डिस्ट्रक्टिव में, कंस्ट्रक्टिव में। अगर एंगल नहीं याद हो तो पाथ डिफरेंस याद हो, कोई भी एक चीज़ तो याद होनी चाहिए। तो वो आप लिख लीजिए फटाफट। आप इसमें केवल ये एक पॉइंट लिख लो, यहाँ पे तो लिख लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक तरफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये वेव ऑप्टिक्स की क्लास तभी लें जब आप वेव थ्योरी वो एक बार थोड़ा देख लो, तो उसमें आपको और थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव में जो डेल्टा एक्स होता था वो होता था 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n लैम्डा, समझ रहे हो क्या। और यहाँ पे डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पे भी n 0 1 2 कुछ भी हो सकता है ना। मतलब तुम प्लीज़ ये याद कर लेना, डेल्टा एक्स कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा, कंस्ट्रक्टिव मतलब समपोसी, जहाँ पे आपको एवरेज से ज़्यादा लाइट दिखाई देगी। एवरेज कितना था I1 प्लस I2, उससे भी ज़्यादा चमक दिखाई दे रही है, उसको बोलना कंस्ट्रक्टिव हो रहा है वहाँ पे, है ना। और उसके लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, n लैम्डा। n की वैल्यू 0 डालोगे 0 आ जाएगा, 1 डालोगे 1 आ जाएगा, 2 डालोगे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी याद रख लेना, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पर भी n 0 डाल के देख लो, n 0 डालोगे तो लैम्डा बाई 2, समझ रहे हो क्या। तो 0 1 2, बस यहाँ पे ना एक सिली मिस्टेक हो सकती है, तो वो सिली मिस्टेक आप खुद ही सिली हो, काहे सिली मिस्टेक करोगे। n बराबर 0 मतलब नाम अगर दोगे, ये मैक्सिमा ही है। कौन सा मैक्सिमा है, फर्स्ट, पहला, है ना, है ना। और यहाँ पे भी इसको क्या नाम दोगे, फर्स्ट, मिनिमा। तो याद रखना यहाँ पे जब तुम n 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट मिनिमा। 0 पे है, 0 पे, समझ रहे हो क्या। n 0 रखा है, उस पे क्या मिल रहा है, फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ये काली पट्टी फर्स्ट मिनिमा लिख लेना, मिनिमा तो ठीक ही है इंग्लिश हिंदी में। डार्क फ्रिंज
काली पट्टी आप लिख सकते हो, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है पहली बार। और ये जब n1 रखोगे तो फिर क्या बोलना पड़ेगा, इसको सेकंड बोलना पड़ेगा, इसको क्या बोलना पड़ेगा, सेकंड बोलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप n0 रखोगे तो आप इसको 0 ना बोल के केंद्रीय या सेंट्रल मैक्सिमा बीचों बीच आएगा, या केंद्रीय मैक्सिमा बोल देना। और यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1 पे 1 ही है, फर्स्ट मैक्सिमा। 2 पे क्या आ जाएगा, सेकेंड मैक्सिमा। वहाँ पे थोड़ा सा n जो है वो देख लेना आप, इसीलिए लोग बाग थोड़ी नेतागिरी करवा देते हैं, लोग बाग इसको 2n-1 लिखवा देते हैं। आप 2n-1 भी लिख सकते हो यहाँ पे। अगर 2n-1 लिखोगे, अगर यहाँ पे लिखा होता 2n-1 λ/2, तो फिर यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती थी। अब 1 डाल देते, तो 1 डाल देते, आंसर वही आएगा λ/2, और 1 पे क्या मिलेगा, फर्स्ट डार्क। इससे आपको कन्फ्यूजन कम होगा। तो आपको जो भी मैथ समझ में आती हो, मेरे को बचपन में क्या है 1 3 5 2n+1 लिखवाया था, और आपको हो सकता है 1 3 5 2n-1 लिखवाया हो, दोनों बातें सही है। लेकिन +1 में -1 में तुम n क्या लिखते हो अपने हिसाब से लिख लेना, गलती नहीं होनी चाहिए भैया, कुछ भी लिख लो, सबसे पहले λ/2 चाहिए, और λ/2 पे जो आएगा वो फर्स्ट है, और उसको तुम कैसे निकाल रहे हो आपके ऊपर है वो, ठीक है। दोनों चीज़ें बता दी गई है, तो ये आप इसमें अच्छे से समझ लेना। और मैक्सिमा मिनिमा में इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला वो एक साथ ही मैं लिखवा देता हूँ, आखिरी 2 फॉर्मूले और लिखवा रहा हूँ आपको जो आपको पता होंगे। बताइए, एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट आता था a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, रूट वूट जरूर लगा लेना, रूट लगाना चाहिए था रिजल्टेंट में, रूट नहीं लगाया तो मैंने इधर क्या कर दिया है, स्क्वायर। ये कुछ मत भूलना, छोटी छोटी मिस्टेक्स, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पर अपन तो भैया अपने को चाहिए ए मिनिमम, कब होगा वो सब बता दिया मैंने, कब होगा वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू -1 कर दूँ क्या, तभी तो मिनिमम होगा, माइनस हो जाएगा तो ये होगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर -2 a1 a2। ऐसे मत देखो कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये सब पढ़ा हुआ है। तो वो होता है a1 - a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल, a1 - a2। a मिनिमम है ना, a मैक्सिमम चाहिए तो cos फाई को 1 कर देंगे, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 मतलब a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 आ जाएगा। ऐसे इंटेंसिटी आई थी, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला वेव थ्योरी में लिखवाया था, I = 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, ऐसा कुछ लिखवाया था ना, यानी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इसकी जगह आई लिख देना रिजल्टेंट, ये क्या आ जाएगा I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos फाई। ये तो जनरल फॉर्मूले हैं, आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो फॉर्मूले लिख लेना, और सब पहले पढ़ाया हुआ है। लेकिन अपने को तो चाहिए सर I मिनिमम और I मैक्सिमम, ये सब अपने से पूछा हुआ है। I मिनिमम I मैक्सिमम अपने से पूछा हुआ है। I मिनिमम चाहिए, मैथ्स है, cos फाई की वैल्यू -1 डाल दो भाई, -1 डालोगे तो वो अपने आप आएगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहे हो गया, a + b का होल स्क्वायर ही है। और cos फाई की वैल्यू 1 डालोगे तो वो आ जाएगा √I1 √I2 का होल स्क्वायर। स्पेशल रिजल्ट है ही, I1 I2 अगर बराबर हो जाते तो मैक्सिमम कितना मिल जाएगा, I1 I2 करोगे 4I, अरे तो 0 मिल जाएगा, समझ रहे हो गया। तो याद करना है अपने को कि जब भी ये अपन कर रहे हैं ना, इसमें फॉर्मूलेस जो बताए हुए हैं उनको यूज़ कर लेना, तो पैटर्न आप आराम से बता सकते हो। इसमें आप क्या करो, कुछ सवाल लिख लो, क्योंकि आपके ये सवाल एक 2016 का सवाल याद आ रहा है मेरे को, 2016। ये इसको और डिटेल में पढ़ना हो, इसमें मैंने एंगल नहीं बताया जैसे आपको, तो मेरे को एंगल की ज़रूरत है नहीं। एंगल यहाँ पे कितना होता, 0 2 पाई 4 पाई, समझ रहे हो क्या, और यहाँ पे कितना हो जाता बचे हुए, मतलब कि पाई 3 पाई 5 पाई वो सब हो जाता। तो लेकिन अपने को ज़रूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो वैसे। चलिए इसके बाद आप इसमें मेरे को क्वेश्चन बताइए
पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में बोला है I1/I2 है n/1 और अपने को पूछा है I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम। तो I1/I2 वो आपको दिया हुआ है। तो रेशियो या अनुपात का मतलब तो समझते हो ना आप। इसमें आंसर लिखने के लिए I मैक्सिमम कितना होता है, I मैक्सिमम तो या तो डायरेक्टली इसी में वैल्यूज लिख दें, अलग अलग नहीं लिखना चाहते हो तो, और चाहो तो I मैक्सिमम का फॉर्मूला बताया था आपको, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। √I1 को n मान लो, I2 को कितना मान लो, 1 मान लो। ऐसे I मिनिमम √n माइनस √1 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे डायरेक्टली आंसर ही लिखूंगा मैं। इसका होल स्क्वायर कितना होगा, n प्लस 1 प्लस 2√n शायद, और n प्लस 1 माइनस 2√n। आंसर आ चुका है आपके पास? हमारे पास तो नहीं आया सर आंसर। देखिए फिर इसका आंसर ऊपर क्या लिखे हैं अपन, बोलिए। I मैक्सिमम ये लिखना था, I मैक्सिमम और प्लस I मिनिमम, तो इन दोनों को जोड़ते तो ऊपर 2n प्लस 2 आता कि नहीं आ जाता, 2n प्लस 2, और वो वाली टर्म तो कैंसिल हो जाती। और I मैक्सिमम माइनस, अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ऐसे तो करते थे ना माइनस अपन बचपन में, इसलिए एक के नीचे एक लिखा हुआ है। इसमें से इसको माइनस किया, 0 हो गया, इसमें से इसको माइनस किया, ये तो जुड़ गया, 4√n। क्या आंसर इसका n प्लस 1/2√n आया है? लेकिन एग्जाम में उल्टा आंसर दिया हुआ था, एग्जाम में उल्टा पूछा हुआ था। I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम ऊपर था, और I मैक्स तो आंसर 2√n/n+1 आ जाएगा। क्वेश्चंस जो भी आपके आए उनको आप अच्छे से देख लेना, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंस, उसके सवाल आपको आने चाहिए। सवाल एक दो मैं देख लेता हूँ, कोई सवाल ठीक ठाक सा है क्या आपके लिए? कोई आसान सवाल करेंगे नहीं इसमें अपन। क्वेश्चन I1/I2 81/1 ले लो भाई, सवाल फटाफट लिख लो। I1/I2 ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। 81/1, I मैक्सिमम, I मिनिमम, सब निकाल लो एक बार। एग्जाम ही मतलब क्लास में प्रैक्टिस कर लो कि ये सब अपने को आना चाहिए। तो इसमें क्या है, रुकने का बिल्कुल समय है नहीं। आप बता दीजिए I मैक्सिमम, अभी अभी तो निकाला था ये, तो I मैक्सिमम कितना हो जाएगा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये 9 + 1 10 का स्क्वायर, और 9 - 1 8 का स्क्वायर 64। आंसर आ जाएगा 100/64। चलिए ये भी बहुत मुश्किल सवाल हो गया। इसके बाद लिखिए y1 लिखिए 4 sin ωt, और y2 लिखिए 3 sin ωt प्लस π/3। और क्वेश्चन में लिख लेना अध्यारोपण का आयाम होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ सुपर इम्पोज्ड वेव इज, एम्पलीट्यूड ऑफ सुपर इम्पोज्ड वेव इज, अध्यारोपित तरंग का आयाम वो अपने से पूछा गया है। तो
इसके लिए अपने को फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। बताइए, साइन ओमेगा टी इधर बनाते थे, ऐसे बनाते थे अपन, ये साइन था तो साइन में कितना आ गया, 4 आ गया, और ये भी साइन ओमेगा टी है और प्लस 60 डिग्री है शायद, तो 60 डिग्री ऊपर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री या π/3। इधर ही क्यों बनाया अपन ने, प्लस मतलब इसी डायरेक्शन में घूमना है, और इन दोनों का रिजल्टेंट तो आता ही है अपने को, रूट के अंदर a² b² 2ab cos थीटा, जो भी आंसर आ जाए। कितना आ रहा है आंसर, 9 और 16 25, 25 और 12, क्योंकि 24 है तो 12, हाँ 37, √37, ये आंसर आ जाएगा। याद कर ले, कुछ सिली मिस्टेक नहीं चाहिए, ये भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना, और पहले भी बताया हुआ है वेव थ्योरी में भी। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए उनको सॉल्व कर लेना। एक रिजल्ट भी आता था, आप वो बता दीजिए मेरे को, आपको याद है कि नहीं याद है, उसके बाद अपन इसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ा देंगे। आप क्वेश्चन ही बना लीजिए, I1 को भी मान लीजिए I2 को भी मान लीजिए I, और एक रिजल्ट याद कर लीजिए, मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू फाई दी हुई है, I नेट बता दीजिए भैया फटाफट। हाँ, इसका आंसर याद होना चाहिए आपको, जिसको याद नहीं है पेन चलाओ भाई। नीट और जेई मेंस के एग्ज़ाम में रिजल्ट याद करके जाना मजबूरी है आपकी, समझ रहे हो क्या? वहाँ पे ये नहीं कि सर मैं तो हूँ दिमाग वाला, मम्मी ने पिलाया है कॉम्प्लान इसलिए मैं उसी समय सब कुछ वैल्यूज़ निकालूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो आप रिजल्ट प्लीज़ याद कर लेना। फॉर्मूला था आई नेट का, I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, सॉल्व करना आता है। ये I और I कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा, ये भी 2I हो जाएगा, ये cos phi हो जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आखिरी कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले ज़्यादा तो याद करना ही नहीं है अपने को। 2I 1 + cos phi, और 1 + cos phi उसको आप लिख सकते थे 2 cos² phi/2। वहाँ से अंदर कितना आ जाएगा, 4I cos² phi/2। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाना जब दोनों की इंटेंसिटी, दोनों की तीव्रता क्या होगी, सेम हो रही होगी तब। इसलिए हम इसका करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें तुम ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। तुम्हारे हर क्वेश्चन में वैसे ही फॉर्मूला लग के काम हो जाएगा, है ना। अगर इंटेंसिटी सेम दे रखी है तब आप इसमें क्वेश्चन में इंटेंसिटी I और 4I दी हुई है, इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, I और 4I दी हुई है। जब फाई की वैल्यू π/2 है तब I नेट आता है I1, और जब फाई की वैल्यू 2π है I नेट आता है I2। तो आप I1/I2 ही बता दो भाई, ऐसी क्या बात है, I1/I2। अच्छे मन से पढ़ोगे ना तो सब आने लग जाएगा। मन तो हमारा सर, आप जानते हो। तो ठीक है, तो इसमें कुछ खास पॉइंट तो है नहीं। आंसर निकालने के लिए, आंसर निकालेंगे I1 की वैल्यू आएगी, मतलब I नेट जो बोलते हैं इस केस में वो कितना आएगा, I1 + I2, तो I1 + I2 + 2 √I1 I2 और cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5I। I2 अगर देखोगे तो I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos 2π। cos 2π कितना होता है, cos 2π कितना होता है, cos 2π
cos 2 पाई वो होगा 1। कैसे होगा 1? आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था भाई, cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है। याद कर लो, आपकी ज़रूरत पड़ेगी कुछ ही फॉर्मूले। cos 2 पाई है तो -1 की पावर 2 यानी 1 हो जाएगा। sin n पाई 0 होता है, n इंटीजर है, पूर्णांक है, पहले भी लिखवाया हुआ है। तो अपने को जिन जिन की ज़रूरत पड़ेगी अपन याद कर ले, ताकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगानी पड़े आपको। ट्रिग्नोमेट्री लगाने पड़ गए, cos 2 पाई -0, फिर देख रहे हो वो उसी क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट तो आई नहीं, 2 पाई -0 तो फंडा फेल कर जाएगा आपका। cos 2 पाई -0 कहाँ पे है सर? तो इसीलिए ये याद कर लो आप। चलिए, तो आंसर आ गया फिर कुल मिला के, है ना। आंसर कितना आ जाएगा इसमें? ये 5i प्लस 4i 9i और 5/9। i1/i2 पूछा था, तो i1/i2 का ये आ जाएगा आंसर। तो अभी तक एक बार मैं निष्कर्ष कंक्लूजन बता रहा हूँ आपको सारा, कि ये अभी तक आपको आना चाहिए। ये छोटे मोटे सवाल कर लेना, आपके फर्स्ट होम असाइनमेंट में दिखेंगे भी। अभी ये याद करना है, अगर मेरे पास ऐसे लिख लेते हैं अपन, इंटरफेरेंस कोई पूछ रहा है मेरे से, है ना, या व्यतिकरण पूछ रहा है, तो याद रखना अपने पास कैसे सोर्स होने चाहिए? कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, कला संबंध सोर्स होने चाहिए, जिनका डेल्टा फाई कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब टाइम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। और दो अलग अलग बल्ब का फाई हमेशा टाइम पर डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? कारण है, जंपिंग कारण है उनका, इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग अलग अलग होगी। इसीलिए कोहेरेंट सोर्स क्या होना चाहिए? सिंगल सोर्स। सिंगल सोर्स, एक ही सोर्स होना चाहिए, और इस सिंगल सोर्स से तुम क्या बनाओगे? दो अलग अलग सोर्स बनाओगे, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए आपको दो वेव्स चाहिए, 2 वेव्स, या दो सोर्स चाहिए। और वो दो सोर्स कैसे मिलेंगे? एक ही सोर्स से मिलेंगे। तो एक ही सोर्स से दो सोर्स मिलेंगे, कैसे कैसे मिल सकते हैं? या तो आप एम्पलीट्यूड का डिवीजन करेंगे, और या फिर हम वेव फ्रंट का डिवीजन करेंगे। वेव फ्रंट डिवीजन, या तो तरंगाग्र का विभाजन करो या आयाम का विभाजन करो। ये दो तरीके हैं जिनसे आप एक ही सोर्स से दो सोर्स बना सकते हो। और वो क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि अगर दो अलग अलग होते ना, तो फिर हर बार आंसर i1 + i2 आता। इंटरफेरेंस का आंसर, अगर दो अलग अलग सोर्स हैं तो हमेशा आंखों को कुछ नज़र नहीं आएगा, हमेशा क्या नज़र आएगा? i1 + i2। अगर आप चाहते हो देखना कि कहीं काला है कहीं चमकीला है, तो फिर एक से ही दो सोर्स बनाने पड़ेंगे, और वो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसीलिए अपन इसमें आज के लास्ट पॉइंट में ये सारी थ्योरी याद कर लेना। इसके फिर क्या क्या फॉर्मूले? दो फॉर्मूले आ गए। एक बार ये आंसर केवल i1 + i2 आएगा, और एक बार ये आंसर आएगा i1 + i2 + 2√i1 i2 cos phi। कब आएगा वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आप इसमें आज के लास्ट पॉइंट में थोड़ा सा अपन इसमें आप ऐसे एक तरफ लिख लो सोर्स या स्रोत, और अगर पॉइंट सोर्स दिखा आपको, पॉइंट सोर्स, तो इसका वेव फ्रंट या तरंगाग्र वो आपको बनाना है स्फीयर। वेव फ्रंट या तरंगाग्र की परिभाषा क्या है? ऐसा कोई सतह, ऐसी कोई सरफेस जिसमें सेम टाइम पे सबको एनर्जी मिली, इसीलिए एक साथ ऑसिलेशन या दोलन चालू हुआ, इसलिए सब एक ही कला में सेम फेज में ऑसिलेशन या दोलन कर रहे हैं। तो ये था पॉइंट, और पॉइंट से जो स्फीयर बनाया जाएगा यही वेव फ्रंट होगा। सबको एनर्जी सेम टाइम पर मिल रही होगी, और एनर्जी इस वेव फ्रंट के हमेशा कैसे जाएगी? परपेंडिकुलर चली जाएगी। यहाँ से आपको रिजल्ट कई बार बताया हुआ है। इंटेंसिटी वैसे पावर अपॉन एरिया होता है। सोर्स की पावर या शक्ति हमेशा कांस्टेंट होती है। बल्ब खरीदी 10 वाट की बल्ब, पावर कांस्टेंट है, इसीलिए याद कर लेंगे इंटेंसिटी या तीव्रता 1/एरिया। ये रेडियस r मानूंगा अगर मैं,
तो 1/4πr², ये ए एरिया है, एरिया या क्षेत्रफल। और क्या एम्पलीट्यूड, आयाम, आई की जगह मैं a² लिख सकता था, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से अगर एम्पलीट्यूड निकालते तो वो केवल 1/r आता, क्योंकि यहाँ पे तुम लिखते एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वो 1/r² कैंसिल हो जाता। आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सब जरूरत पड़ेगी आपको, मॉडर्न फिजिक्स में भी पड़ेगी। वो बोलेगा पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी चेंज करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स चेंज करने पड़ेंगे आपको, समझ रहे हो क्या। वो बोलेगा पॉइंट सोर्स है, सरफेस से 2 गुनी दूरी पर ले गए हम, तो 2 गुनी दूरी पर ले गए तो सोर्स सेम है, सोर्स सेम है मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, आवर्ती सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, आवर्ती सेम है, तो निरोधी विभव या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स, अब वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले ज़्यादा गिर रहे थे, कम गिरेंगे अब। और क्यों हो रहा है ऐसा, वो इंटेंसिटी है, वहाँ पे बताया हुआ यहाँ पे बता रहे हैं। और ये यहाँ पे याद रखना, ये पॉइंट सोर्स लिखा है, इसके मतलब ऑब्जर्वर इसी सोर्स के आसपास ही है, वो आपको समझ में आ जाएगा। आखिरी 2 लाइनें आप और लिखिए फटाफट। एक इसमें आएगा भैया लाइन सोर्स, एक पॉइंट सोर्स है, लाइन सोर्स, ये इस तरीके से लाइन सोर्स आ जाएगा। और ये जो लाइन सोर्स है इसकी एनर्जी ऐसे निकलेगी, इसकी एनर्जी ऐसे एनर्जी निकल रही है। तो एनर्जी के लंबवत, एनर्जी के परपेंडिकुलर सिलेंडर या बेलन वो आपको बनाना पड़ेगा। यही इसका क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो जाएगा इसका। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया, इसकी कुछ लंबाई L मान लो भाई। यहाँ पे रिजल्ट इसका क्या लिखोगे बोलो, इसकी इंटेंसिटी या तीव्रता वही 1/एरिया आनी चाहिए थी, और एरिया होता है ना 1/2πrl। तो यहाँ पे L कांस्टेंट है, लंबाई कांस्टेंट है, इसलिए इंटेंसिटी या तीव्रता 1/r। और यहाँ से समझ में आ गया कि बल्ब क्यों आजकल बंद हो गए हैं, क्योंकि बल्ब से अगर आप 2 गुनी दूरी पर हो तो इंटेंसिटी हो जाएगी 1/4, लेकिन ट्यूबलाइट से 2 गुनी दूरी पर हो तो इंटेंसिटी केवल आधी होगी। तो जो ट्यूबलाइट है ना उसकी रोशनी दूर तक ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे आप 3 टाइम्स करोगे तो 1/9 हो जाएगी, यहाँ पे 1/3 ही होगी। इसलिए ट्यूबलाइट बेटर है इंटेंसिटी या तीव्रता। अगर आप देखोगे एम्पलीट्यूड निकाल ही सकते थे इसका, एम्पलीट्यूड में 1/√r आएगा ना, इंटेंसिटी में एम्पलीट्यूड स्क्वायर लिखोगे 1/√r आ जाएगा। और तीसरा, अगर सोर्स बहुत दूरी पर है, बहुत दूरी पर है तो उसका शेप डिफाइन नहीं है कि वो कैसा है, और कैसा भी होगा मुझे तो कैसा दिख रहा होगा, उससे आने वाली एनर्जी, उससे आने वाली ऊर्जा वो पैरेलल आ रही होगी। तो तीसरा आप लिख लेना, सोर्स एट वेरी फार डिस्टेंस, बहुत दूरी का स्रोत, सोर्स एट वेरी फार पॉइंट। बहुत दूरी पर अगर होगा तो एनर्जी ऐसे आ रही होगी भाई, और एनर्जी अगर ऐसे आ रही होंगी इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर समतल तरंगाग्र या प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट बहुत दूर से, इसका मतलब यहाँ इंटेंसिटी 1/एरिया। लेकिन ये बताइए मेरे को, यहाँ पे एनर्जी जैसे जैसे बाहर जा रही थी सिलेंडर का एरिया क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, आर आ रहा था उसमें, लेकिन यहाँ पे ये कहीं भी आगे चली जाएगी, ये एरिया सेम ही रहेगा। इस केस में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड या आयाम दोनों कांस्टेंट। उसको आप फील भी कीजिए, बहुत दूर से कोई गाने की आवाज़ आ रही होती, गाने की आवाज़, तो वो गाने की आवाज़ जितनी मेरे को सुनाई पड़ रही होती उतनी आपको ही सुनाई पड़ रही होती, बहुत दूर से, बहुत दूर से है। कहीं ट्रेन का हॉर्न बजा तो ऐसा नहीं आपको ज़्यादा सुनाई दे रहा है, मेरे को कम सुनाई दे रहा है। आप उसके पास हो गए तब बात अलग है, अपन दोनों इससे बहुत दूर है, अगर मेरे को सुनाई नहीं दे तुम्हें सुनाई नहीं देगा, वो सोर्स, साउंड का सोर्स है। और ऐसे ही सनलाइट को देख रहे हैं अपन, सेम दिखाई पड़ रही है, ऐसा नहीं तुम्हें ज़्यादा गर्मी अपने को कम गर्मी,
अपने को अब तो ज़्यादा गर्मी लगेगी है ना, तो इसलिए याद करना है अपने को कि ये ऐसा होता है। अब इसमें जो है ना थोड़ा सा पार्ट और बाकी है, लेकिन वो आज नहीं करेंगे, उसे हम कंटिन्यू करेंगे कल।